हीलिंग आजकल लोग बहुत कैजुअल वर्ड यूज़ करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली हीलिंग है क्या, ये हील शब्द क्या है और इसकी हर इंसान को क्यों ज़रूरत पड़ती है? स्माइल करो और अब उसे जाने दो। कोई भी ऐसी चीज जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है उसको ठीक करना, पहचानना पहले। तो क्या ऐसे में ये प्रेयर तब भी काम आएगी जहाँ आपको पता नहीं आपके ट्रॉमास क्या हैं, लेकिन कहीं ब्लॉकेज तो थी, तो वहाँ भी ये प्रेयर उन ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट नो कॉन्शियस। क्या मिस्टेक करते हैं अपना करने में भी हम लोग कई गलतियाँ करते हैं, तो वो क्या गलतियाँ है? ये बहुत लोगों का सवाल है। आई होप कि इससे बहुत लोगों को जवाब मिले। सी बेसिकली जब हम लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को इन्वाइट कर रहे हैं? अप्रिसिएशन का मतलब ये है कि बॉयफ्रेंड या पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, लेकिन उसे थोड़ी सी भी स्मॉल एफर्ट्स डाल दिए तो वो बहुत खुश हो गई। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतने खुश हो जाते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन की ग्रोथ को रोक रहे हैं? आपको कोई तब तक तकलीफ नहीं दे सकता जब तक आप उसे अलाउ ना करो। लोग बोलते हैं ना कि इसने मेरा टाइम खराब कर दिया, कोई आपका टाइम खराब नहीं करता। कहाँ मैं ग्रैटिट्यूड करूँ, कहाँ मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम उसी में फंसे रहते हैं जहाँ हमारी एनर्जी बहुत नीचे चली जाती है। दूसरा होता है एक्सप्रेशन वाला माइंडसेट कि पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसी एज में वो बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें अपना। अब ऐसे में पेरेंट्स कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्या ये होपोनोपोनो वहाँ भी यूजफुल होगा? अगर होगा तो उन्हें एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोलने हैं? हम जब भी होपोनोपोनो करते हैं प्रणाम भारत पॉडकास्ट विद आंचल के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 2.5 लाख लोगों की सब्सक्राइबर्स की पूरी फैमिली हो चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। कमेंट्स के थ्रू आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है जो मुझे हर बार मोटिवेट करती है कि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। और मुझे और मेरी टीम को ये हम लोग इसलिए भी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग हमारे साथ लाइव सेशंस में जुड़ते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि मैम आपके कंटेंट से हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी वीडियोस। ये सोच कर के, ये समझ कर और ये जान कर के बहुत खुशी होती है। लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरी टीम को भी, मेरे इस चैनल को भी। और दूसरी चीज़ ये कि आज का ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग हमेशा रियल कंटेंट लेकर के आते हैं जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को चेंज करना हम लोग बिलीव करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की कुछ ऐसी टीचिंग्स के बारे में जो आपकी लाइफ को ग्रैटिट्यूड सिखाए, आपकी लाइफ को रियल चेंज लाए। सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज़ और व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित ना रहे, एक्चुअल में आपकी लाइफ को रियल चेंज करें। इसके साथ ही आज हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर जो कि 4 फ्रेजेस है। कहते हैं बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ये 4 फ्रेजेस हम लोग करते हैं लेकिन लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। क्या आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं? इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन में जब हम लोग ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, क्या ग्रैटिट्यूड बेयर मिनिमम में हम लोग एडजस्ट कर लें? क्या ये सही है? शायद ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को भी रोक सकता है। ये भी एक, अगर हम लोग देखें कि ये भी एक नज़रिया हो सकता है कि बेयर मिनिमम में मैं क्यों खुश रहूं। कई बार हम लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन मन में सवाल आता है जब तक हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो यूनिवर्स कैसे समझेगा कि रियलिटी में मुझे चाहिए क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कई लोग, एक और चीज़, मैनिफेस्टेशन के टाइम पर जब हम लोग विजुलाइज करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं मैम नींद आती है, तो वो प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो पाता है। तो ऐसे तमाम सवालों पर आज हम लोग बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वन ऑफ माय फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच और रिलेशनशिप कोच डॉक्टर आद्या कुमार। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सेकंड टाइम बिल्कुल सेकंड टाइम ऑन पॉडकास्ट, बट वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग, स्माइलिंग, ग्लोइंग एज यूजुअल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपने अमित जी का पॉडकास्ट देखा था? यस, बिल्कुल देखा था। आपने वो भी निकलवा लिया जो बहुत लोग नहीं निकलवा पाए। इट वाज अमेजिंग, इट वाज
so real and so मतलब not scripted conversation as usual Right. जो खैर podcast में नहीं भी होती है हाँ. but your questions were amazing and Amit was like अमित जब घर वापस आए तो I was like अच्छा ये भी बताती है वो हमेशा आते तो यही बात बोलते हैं Yes. कि तुमने सारा निकलवा लिया, सब Yes. कुछ निकलवा लेती हो Yes. ऑफ कैमरा जब कहते हैं. It was ठीक है, wonderful. थैंक यू सो मच. आज के जो पॉडकास्ट है वो जैसे मैंने बताया, आज हम लोग मैनिफेस्टेशन हो ओपोनोपोनो प्रेयर पर भी बात करेंगे. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, वो सारे मैंने लिख लिए हैं और जो मैं आज से आपसे पूछूंगी. सबसे पहला सवाल, हम लोग हीलिंग की बात करते हैं हर बार और आपके सेशंस में भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मैम हील कर दो बस कैसे भी, हमारे पास ट्रॉमास हैं, हमारे कुछ बिलीव्स हैं, या मेरी बॉडी हील कर दो. तो हीलिंग आजकल लोग बहुत कैजुअल वर्ड यूज़ करते हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली हीलिंग है क्या, ये हील शब्द क्या है और इसकी हर इंसान को क्यों ज़रूरत पड़ती है? ओके ग्रेट, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आंचल. आई मस्ट से हीलिंग बेसिकली हमारे साथ लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है. हमारे अंदर जो भी चल रहा है, हमारे थॉट्स, हमारे ट्रॉमाज, हमारे दुख दर्द पीड़ा, हमारे पास्ट के इश्यूज, ब्रेकअप हो चाहे एक्स से रिलेटेड हो, पेरेंट्स से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ जो हमें तकलीफ दे रही है उसे सही करने का नाम इज़ हीलिंग. जब तक हम उस तकलीफ से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम उस तकलीफ को पहचानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको ठीक करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग ना एग्जिस्ट करेगी, ना होगी और ना इससे रिजल्ट मिलेंगे. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब हमें अपनी शरीर के अंदर किसी तकलीफ का पता चलता है Okay. कि मेरे अंदर कोई तकलीफ है, इट कैन बी अ फीवर, इट कैन बी अ हेडेक, इट कैन बी अ गट इशू, कुछ भी हो सकता है. जब हमें ये पता चलता है और फिर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ये दिक्कत है, देन वी विजिट टू डॉक्टर और डॉक्टर फिर उसको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं. हीलिंग आप इसी तरीके से समझ लीजिए. हमारे अंदर जो भी ट्रॉमाज हैं, इश्यूज हैं, इमोशंस हैं, पेन है, ग्रीफ है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको ठीक करना, पहचानना पहले, एक्सेप्ट करना और ठीक करना हीलिंग है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, ये हम लोग है ना कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि मतलब जैसे आपने कहा ना, पहले उसे एक्सेप्ट करना, जान लेना कि ये प्रॉब्लम है. हम लोग क्यों नहीं कर पाते एनालाइज? जब कोई बताता है तब भी हम लोग कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. जैसे अगर आपने बिलीफ की बात की है या ट्रॉमास की बात करी, किसी पेन की बात की, किसी इमोशंस की बात करी है, तो बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते. तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? किस चीज़ से डरते हैं हम लोग? हम बहुत चीज़ों से डरते हैं. आई मीन सोसाइटी से डरते हैं, फैमिली से डरते हैं, अपने फ्यूचर से डरते हैं, अपने प्रेजेंट से डरते हैं, अपने पार्टनर से डरते हैं, अपने आप से डरते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया तो, उस जजमेंट से डरते हैं जो एक्सेप्ट करने के बाद आएगी. और एक्सेप्ट करने के बाद वो जजमेंट देने वाला कोई भी हो सकता है. अगर मैंने अपने पार्टनर के सामने ये एक्सेप्ट किया कि आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो अगला रिएक्शन क्या होगा? अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ना पता है बचपन में ऐसा हुआ, तो ये मुझे जज तो नहीं करेंगे. अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे 2 रिलेशनशिप ख़राब हुए या 3 रिलेशनशिप ख़राब हुए, तो सामने वाला सोसाइटी हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे इन-लॉज हो सकते हैं, ये जज करेंगे, ओ माय गॉड शादी से पहले इतने रिलेशनशिप में थी. तो जो जजमेंट का फियर है ना, जजमेंट सेल्फ, और सेल्फ से ज़्यादा सोसाइटी, पेरेंट्स, पार्टनर, इन-लॉज, ठीक है, पब्लिक, कि ये मुझे कैसे जज करेंगी, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते बहुत चीज़ों को. और हम अपनी हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने ट्रॉमास को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये करना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट फर्स्ट. ये बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि आपने पिछले सवाल में एक और सवाल पूछा था कि हीलिंग है क्या, बट इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी बहुत ज़रूरत है. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी ज़रूरत है, दैट इज़ मेंटल पीस. आज की तारीख में अगर इंसान के पास जो नहीं है और जो वो ढूंढ रहा है, दैट इज़ मेंटल पीस. उसके लिए वो पहाड़ों पे जा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, जिम कर रहा है, सब कुछ तो कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो पीस ढूंढ रहा है लाइफ में. तो मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है. आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, इसके लिए हीलिंग ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो ट्रॉमाज हैं, जो आपके चैलेंजेस, जो कहीं तो पास्ट मेमोरी में स्टोर्ड हैं, वो आज आपके रिलेशंस को बहुत सफ़र करवा रहे हैं. Right. उसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है. आपके मनी मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है. लाइफ में ग्रोथ के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है. लाइफ में प्यार करने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है. तो हीलिंग अगर आप करोगे तो लाइफ के किसी भी एरिया में आप बहुत ग्रो करोगे, जिसमें भी आप चाहते हो. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट येस, जैसा कि आपने कहा, लोग एक्सेप्ट करने से डरते हैं. डरते हैं. क्योंकि
सोसाइटी का प्रेशर और जजमेंट, बेसिकली जजमेंट। राइट राइट राइट। जैसे आप हो ओपनो कराती है प्रेयर, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं लोगों को बहुत हील करती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये प्रेयर सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चेंज करती है? ये हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे, आप कह सकते हो ये बिलीफ चेंज करती है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे इमोशंस को सॉर्ट करती है, कितने भी पुराने चाहे कितने भी पुराने हो। ये हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट पे बात हो रही थी, तो यास्मी के सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे काम करती है, तब भी मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही बोलूँगी, 3 हमारे सुपर ब्रेन्स होते हैं जिसकी हम बात करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इस वक्त चल रहा है, वो इस वक्त हमें देख रहा है, मुझे सुन रहा है, आंचल को सुन रहा है और डिसीजन ले रहा है, ये बात क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये कॉन्शियस माइंड करता है। बट द गुड पार्ट और द बैड पार्ट आई डोंट नो, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5 लेवल पे काम करता है, 5%। कॉन्शियस माइंड का रोल सिर्फ 5% का है। That's it. अब आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, अब आता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो 95% की है। वो ये कहता है, कॉन्शियस माइंड जो भी बोलेगा मैं मानूंगा ही नहीं। कॉन्शियस कह रहा है, जिसकी 5% की पावर है कि पैसा कमाना है, सब कॉन्शियस कह रहा है कमा के दिखा। तेरे पूरे खानदान में नहीं, तेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, तेरे बाप दादाओं ने भी कमाया है। कॉन्शियस लेवल पे कह रहा है इंसान कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। वो कह रहा है तेरी लाइफ में कभी बिजनेस हुआ है, तेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। कॉन्शियस लेवल पे कह रहा है कि मुझे हेल्थ फील्ड में आगे जाना है, तो वो कह रहा है, सब कॉन्शियस लेवल बोल रहा है कि तेरी फैमिली में कभी कैसा हुआ है, या तूने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, या तूने कभी कोई ऐसा स्किल नहीं सीखा जिसकी वजह से होगा। तो सब कॉन्शियस हर वो चीज़ करने से रोकता है जो कॉन्शियस बोलता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा काम हमें सब कॉन्शियस पे करने की ज़रूरत है। और इसके बाद आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, वो टॉप लेवल पे है। सुपर कॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद यूनिवर्स। अगर आपका, जिस भी इंसान को आप देखोगे जिसके पास उसकी एक गाइडिंग लाइट है, जो यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वो जहाँ से भी चाह रहा है वहाँ से उसको उसको मेंटोर्स मिल रहे हैं, उसको गाइडेंस मिल रही है। आप समझ जाओ कि उसको एफर्मेशंस मिल रही हैं, उसको हर चीज़ मिल रही है। दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। उस लेवल तक आने में बहुत वक्त लगता है, बट खेल आता है सारा सबकॉन्शियस माइंड का। अब सबकॉन्शियस माइंड एक हर्डल है कि मैं ये करने नहीं दूंगा, तेरे में दम है तो करा ले। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा काम सबकॉन्शियस माइंड पे करना है। जब हम पैदा होते हैं तब हम बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह पैदा होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़े टाइम बाद उस पर इम्प्रिंट्स आने लगते हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से आए, पेरेंट्स की तरफ से आए, रिलेटिव्स की तरफ से आए, या किसी भी, या स्कूल की तरफ से आए, और वो चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाती हैं। इट कैन बी फियर, डर बैठ गया कि मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, ठीक है। एक डर बैठ गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। एक जजमेंट बैठ गई कि, या ये बैठ गया कि मैं लवेबल नहीं हूँ, या ये बैठ गया कि मुझे सबको प्लीज़ करना पड़ेगा, है ना, या ये बैठ गया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या ये बैठ गया कि मेरे डैड ने हमेशा मेरे भाई को गोदी में उठाया, मुझे कभी नहीं उठाया, और अपने हाथ से कभी खाना नहीं खिलाया, या आपको किसी ने मारा तो वो ट्रॉमा आपके माइंड में बैठ गया, या आपको आपका सबसे प्यारा इंसान छोड़ के चला गया तो वो आपके उसमें बैठ गया। तो जितने भी गिल्ट, फियर, चैलेंजेस, इमोशंस हैं, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। उसको अगर हील करना है, वहाँ हेल्प करता है होओपोनोपोनो, क्योंकि जब तक ये स्टोर्ड मेमोरी से जाएंगे नहीं तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये इसी जन्म की होती है या हमारी पास्ट जन्म की भी मेमोरीज होती हैं इसी में? मेजरली तो देखो पास्ट का बहुत आई डोंट नो कि होता है कि नहीं होता, कुछ तो कॉन्टिन्यूएशन में आता है, बट मैं ये कहती हूँ कि मेजरली हमारा इसका होता है जो हमें याद होता है, बिकॉज कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे हमें जो याद होता है। आपने कितने सारे लोग, आई एम श्योर आप भी 101 सेशंस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, आई ऑल्सो डू। हमारे पास कितने सारे लोग आते हैं, कितनी सारी फीमेल्स आती हैं जो आज जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल हो गई, और वो किसी ऐसे इंसिडेंट में फंसी हुई हैं जहाँ बचपन में उनके साथ कुछ हुआ था। आपके पास है कोई ऐसा केस? Yes, I have. I mean, I recently met with a female in a workshop, and she shared कि something happened with her and her father, and something bad happened. कुछ तो मैं वो इंसिडेंट शेयर नहीं कर सकती because it was very personal. कुछ उसके और उसके फादर के साथ इंसिडेंट हुआ और वो उसके जहन में बैठ गया, and she was like कि आज मैं अपने फादर से नज़र नहीं मिला पाती,
मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मानती हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई हैव अ फियर. मैं उन्हें जाके हग नहीं कर सकती, मैं उन्हें जाके प्यार नहीं कर सकती. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब भी मैं रिलेशनशिप में आती हूँ, कोई लड़का मुझे पसंद आता है या कोई लड़के को मैं पसंद आती हूँ, मैं उससे दूर भागती हूँ. मुझे फियर है, उसके नज़दीक जाने का फियर है, उससे प्यार करने का फियर है. एक फियर है कि मैं इसे वो रिस्पेक्ट दे पाऊंगी, क्योंकि मैं वो रिस्पेक्ट अपने फादर को भी नहीं दे पा रही. दिस इज़ द केस. सो व्हेन आई स्पोक टू हर एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ ये प्रैक्टिस करो कुछ चीज़ें और दिमाग से चीज़ें निकालो, बिकॉज जो होना था वो हो गया. आज उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. यू आर अ डॉटर एंड ही इज़ अ फादर. ये बॉन्ड बहुत स्पेशल है. आज आप सोचो कि आज आपकी उम्र, यू नो, शी इज़ 28-29 फीमेल, कि आज तक आप उसे कैरी कर रहे हो. तो एक काम करते हैं, जस्ट गो टू योर फादर एंड सेट दिस इज हैपनिंग इन योर माइंड. डेयरिंग चाहिए, आर यू रेडी टू डेयर? शी इज लाइक मैम मुश्किल है. आई सेड यू कैन ट्राई, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. मैं बोलूंगी पेपर पे लिख दो, कर दो, वो भी पॉसिबल है, बट ये तो योर फादर इज स्टिल हियर. आई मीन आस्क पीपल जिनके फादर इस दुनिया से जा चुके हैं. तो क्यों पेपर पे लिख के टाइम वेस्ट करना है? गो sit with him and just talk to him and tell him everything. हाथ पकड़ के रखना, बस इतना है, और आंखों में आंखें डाल के करना. तो किया? शी वेंट टू हर फादर. ओके. फादर ऐसी चेयर पे बैठे हैं, विच शी हैव टोल्ड मी लेटर, और वो नीचे बैठी हैं और पापा का हाथ पकड़ा कि मुझे आपसे एक बात करनी है. ये इंसिडेंट आज से इतने साल पहले हुआ था, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये मेरे जहन में बैठ गया और ये मुझे आज बहुत दिक्कत दे रहा है. एंड शी वॉज क्राइंग, शी शेयर्ड, एंड हिज फादर स्टार्टेड क्राइंग कि ओ माई गॉड, उस वाली बात को लेके तुम इतने टाइम? Oh my God, it was very normal. It was very normal. And then she's like, उसने अपने फादर को टाइट हक किया, फादर ने टाइट हक किया, and then she messaged me, मैम सब खत्म हो गया. I'm feeling very light. मैं तो रोंगटे खड़े. Yeah. I mean, she was sharing and I can feel कि oh my God, this happened. तो इट वॉज जस्ट कि जाके बोलो, बात करनी चाहिए, जस्ट जाके बात करो कि क्या चल रहा है, बिकॉज अभी वो है इस दुनिया में, बहुत कुछ ठीक हो सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह के ना लोग जो ट्रॉमा से भरे हुए हैं, आई मीन अ फीमेल जिसको अभी रिसेंटली, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच. देन शी वॉज शेयरिंग विद मी कि आज, क्योंकि अब वो उसने मुझसे क्या शेयर किया कि पता है आद्या, क्योंकि मैं वीडियो देखने लगी हूँ, तो अच्छा वी तो टॉक लाइक दिस ओनली बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ नॉट माई स्टूडेंट और क्लाइंट नहीं है. तो पता है आद्या, मेरे को आज तुम्हारी वीडियो देख के या दूसरों की वीडियोस देख के या यूट्यूब पे आके, इंस्टा पे आके, मुझे आज समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ की भसड़ जितनी भी चल रही है ना, शुरू तो मेरे माँ बाप की तरफ से हुई थी. शी सेड इट ऑन माई फेस. शी सेड कि आज वट एवर इज हैपनिंग विद मी, लाइक माई हस्बैंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, my father is not talking to me, my mother from since ages, and she have never told me this. उसने मुझे लाइफ में कभी नहीं बताया. She is very good friend of mine. उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसके पापा की और मम्मा की बात नहीं होती है. एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, जो आजकल लोग साइलेंट डिवोर्स बोलते हैं जिससे. लाइक मैं देख रही हूँ, मेरे फादर ने एक एक करके मेरी मदर की ज्वेलरी बेच दी, एक एक करके, एंड टुडे माई मदर हैड नथिंग. सेम सेम इज गोइंग विद मी. मेरे हस्बैंड ने मेरा एक एक ज्वेलरी करके बेच दिया. मेरे पास आज की तारीख में कुछ भी नहीं है. आई एम जीरो. कह रही, जब मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है मैंने यही तो देखा है. एंड देन आई हैव टोल्ड हर कि प्रॉब्लम क्या है, कि जो भी सराउंडिंग्स में हम देखते हैं, पहला कि 8 साल के बच्चे का सबकॉन्शियस लेवल तक डेवलप होता है. वो अपनी सराउंडिंग्स में, अपने माँ बाप में, रिश्तेदारों में जो भी देखता है, उससे ये समझ में आता है कि ये डेफिनेशन है. वो डेफिनेशन पकड़ लेता है. right. अगर उसके पापा उसकी मदर से प्यार करते हैं तो उसे लगता है ओके, रिलेशनशिप ऐसा होता है, प्यार की ये डेफिनेशन है. बट अगर उसके पापा हाथ भी उठा देते हैं कभी कभी, तो उसे लगता है रिलेशनशिप में ये चलता है. उसने वो डेफिनेशन बनाई. प्रॉब्लम दोनों सूरतों में क्या है कि दोनों ही डेफिनेशंस में जो देख रहा है उसको ये लगता है कि ये नॉर्मल है. तो जो मारना देख रहा है, अपने फादर का अब्यूज करना, हाथ उठाना देख रहा है, उसने बोला ये डेफिनेशन है, बट दिस इज नॉर्मल. यही तो होता है रिलेशनशिप में. दूसरे वाले ने, जिसने अपने फादर को अपनी मदर से प्यार करते हुए देखा, उसने भी ये सोचा दिस इज नॉर्मल. यही तो होता है रिलेशनशिप में. तो सबका अपना अपना नॉर्मल है और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस है. अब जिस बच्चे के अंदर ये बैठ गया कि रिलेशनशिप में थप्पड़ मारा जा सकता है, हाथ उठाया जा सकता है,
अब्यूज़ किया जा सकता है, ये रिलेशनशिप का नॉर्मल है। आपको क्या लगता है उसका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा होगा? बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा। बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए इन ट्रॉमा से निकलने के लिए, इन तकलीफ़ों से निकलने के लिए, इन टॉर्चर से निकलने के लिए होओपोनोपोनो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब कुछ जितना भी बचपन तक हमारे साथ हुआ और लाइफ में अभी हो रहा है, ये हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है। अगर इसको निकालना है Right. तो पहले इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वॉट एवर इज हैपनिंग इसका कारण कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, ठीक है, और उसके बाद उस पर काम करना पड़ेगा। वो काम करता है दैट इज होओपोनोपोनो। तो जब आप Okay. होओपोनोपोनो के फ्रेजेस बोलते हो और आप उस टेक्निक को अपना के आप करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, तब होता क्या है, तब आपके इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, वो आपके स्टेबल हो जाते हैं। जो Okay. चीजें आपको पहले ट्रिगर करती थी, जिनको देखते ही गुस्सा आता था, मतलब आपको अपने हस्बैंड को देख के गुस्सा आ रहा है या फादर को देख के गुस्सा आ रहा है, वो ट्रिगर्स कम हो जाते हैं। आप रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की सिचुएशन में आ जाते हो। पहले आपको किसी भी बात पे गुस्सा आता था, अब आप रिस्पॉन्ड करते हो, सोच समझ के बोलते हो। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जिस चीज में जब आपके अंदर इतना बैगेज था लाइफ में, पुरानी चीजों का, पास्ट मेमोरी का, तो आपने कभी अपॉर्चुनिटी देखी नहीं, आपने कभी अच्छा देखा नहीं, देखा क्या नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया, बिकॉज नाउ यू आर लाइट वेट। अब आपका बैगेज चला गया, इमोशन स्टेबल हो गए, आप हीलिंग की जर्नी पे हो। अब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो कि विजिबल होंगी। तो ये सारे चेंजेस लाने में हेल्प करता है होओपोनोपोनो। ओके, अब ये प्रेयर के बारे में हम लोग जान गए हैं कि हीलिंग इसका मेन वो है कि आप हील होते हो अंदर से, इंटरनली। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने कहा कि कई लोगों को तो याद रहते हैं उनके ट्रॉमास, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये भी हुआ होगा। लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता मैं कहाँ स्टक हूँ, कुछ तो है। तो क्या ऐसे में ये प्रेयर तब भी काम आएगी जहाँ आपको पता नहीं आपके ट्रॉमास क्या हैं, लेकिन कहीं ब्लॉकेज तो थी, तो वहाँ भी ये प्रेयर उन ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट नो कॉन्शियस लेवल पर, हमें नहीं सब पता कॉन्शियस होता। लेवल पे हमें नहीं पता होता, विच इज फाइन, बट हम कर सकते हैं। करने में कोई बुराई नहीं है, राइट? करने से बुरा कुछ नहीं होगा, बट करने से फायदा मिल सकता है, देन डू इट। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, समटाइम्स से इट कि आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, एंड देन बट स्टिल आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसमें कुछ तो है, ठीक है। एंड देन जब आप करना शुरू करते हो, देन यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड देन यू विल हैव क्लैरिटी धीरे 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 कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है। जब आपकी तबीयत अचानक से खराब होती है, आपको नहीं समझ में आता क्यों हो रही है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपको, लेट्स से आप डॉक्टर से मिल लिए या आपसे किसी ने बात कर ली फैमिली में और बोला कि क्या खाया था, कुछ खाया था क्या, कल क्या खाया था, अच्छा ऐसा किया था क्या, अच्छा ये इसके ऊपर ये खा लिया था क्या, देन ओ अच्छा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बाय डिफॉल्ट आप क्लैरिटी के नजदीक होते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ है, पहले मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तभी मैं उस पर काम कर सकती हूँ। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं जी खाते पीते घर के हैं, कुछ नहीं बढ़ा हुआ, मस्त है, तो मैं उस पर कभी काम नहीं करूंगी। सेकेंडली जब मैं उस पर एक्सेप्ट करके उस पर काम करूंगी, देन आई विल हैव मोर क्लैरिटी। तब मुझे और क्लैरिटी आई, अच्छा सिर्फ वेट नहीं बढ़ा हुआ, शुगर भी बढ़ा हुआ, रिपोर्ट्स में आ गया, अच्छा टमी फैट भी बढ़ा हुआ है, अच्छा यू नो जॉइंट्स में भी पेन है मेरे, बिकॉज अब करना शुरू करा ना, तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है। तो एक बार एक्सेप्ट करके जब आप होओपोनो करना शुरू करते हो, होओपोनोपोनो करना शुरू करते हो, यू विल हैव क्लैरिटी, स्लोली स्लोली आपको मिलने लगती है। मैंने कहा ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ओके, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, मैम हम बहुत टाइम से ये प्रेयर कर रहे हैं, 4 फेसेस करते हैं, बट लाइफ अभी तक भी वैसी की वैसी है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि कई लोगों के होते हैं, मे भी हो सकता है बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं, किस को हील करें, तो कहीं ना कहीं वो स्टकनेस रहती ही है। तो ऐसे में क्या वो ब्लॉकेजेस अभी उनकी खुली नहीं है, वो डायरेक्ट उस ट्रॉमा पे गए नहीं है जहाँ वो ब्लॉकेज थी, या वो क्या मिस्टेक करते हैं? होपोनोपोनो करने में भी हम लोग कई गलतियाँ करते हैं, तो वो क्या गलतियाँ हैं? ये बहुत लोगों का सवाल है। आई होप कि इससे बहुत लोगों को जवाब मिले। सी बेसिकली हम पहला जो लोग कर रहे होते हैं वो कर भी अच्छे से रहे हैं, और अच्छे से जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है। आई एम श्योर उन्होंने बहुत बार एग्जाम्पल सुना होगा कि जब चाइनीज़ बैम्बू लगाया जाता है ना, तो उसमें खाद डाली जाती है, पानी डाला जाता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसमें 5 साल तक कुछ नज़र नहीं आता?
उसमें कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन सब कुछ हो रहा है, उसमें खाद डल रही है, पानी डल रहा है, सनलाइट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, आप उसकी केयर कर रहे हो। और ठीक 4 से 5 साल में वो 70 से 80 फीट जाता है जंप अचानक से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम तो हो रहा था, आपको नजर नहीं आया, आप फील नहीं कर पा रहे, आप उस स्टेट पे नहीं आए जब आप ये समझ पाओ कि ये काम कर रहा है, बट एक्चुअली ये अंदर रूट्स पे काम कर रहा होता है। तो जब वो चाइनीज बैम्बू जब लंबा हुआ, तब रूट्स पे तो काम ऑटोमेटिकली हो रहा था ना, तो ये काम हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हो रहा होता। समटाइम्स लोग क्या गलती करते हैं कि एक तो लोगों को जल्दी बहुत है ना, तो लोगों को ये लगता है, जो मिस्टेक्स जो बेसिकली पीपल करते हैं, दैट इज पहला कि उन्हें इंस्टेंट चाहिए Result. क्योंकि ब्लिंकिट इंस्टेंट हो गया है, जोमेटो इंस्टेंट हो गया है, नूडल्स इंस्टेंट हो गया है, तो सब्र नहीं है। मतलब पॉडकास्ट आई एम श्योर लोग देख लेते हैं, बट रील में भी सब्र नहीं है। खाना खाने बैठते हैं बहुत लोग चैनल लेके कि रिमोट लेके कि आज ये देखेंगे, बट डिसाइड नहीं कर पाते, तब तक खाना खत्म हो जाता है। तो ये चैलेंज हो गया बिकॉज आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। तो पहला, लोग इंस्टेंट चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट आए। दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं कि कई बार उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको समझने का जो तरीका है वो यही है कि जो आपके ट्रिगर्स हैं वो सॉर्ट हुए क्या, जो आपके इमोशंस हैं वो सॉर्ट हुए क्या, कामनेस आई क्या, या अभी भी वैसे ही चिल्ला के बात करते हो जैसे पहले करते थे, अभी भी वैसे ही रिएक्ट करते हो जैसे पहले करते थे, वो आपको समझना है। आपका नज़रिया चेंज हुआ क्या, बहुत फ़र्क है। जैसे आज से कई साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं और मैं ये बोलूं कि मैं शोरूम से निकाल के मर्सिडीज़ लेकर आई हूं और मैं ड्राइव कर, जस्ट अभी निकाली है मैंने और मैं ड्राइव कर रही हूं और उस पर मार दिया किसी ने स्क्रैच, तो आज से कई साल पहले अगर आप आद्या को देखोगे तो मैं सब मतलब साम दाम दंड भेद सब ट्राई मारूंगी मैं उस पर। बट आज जो मेरा नजरिया हो गया वो मैं सिक्के का दूसरा पहलू देखती हूँ। सिक्के का दूसरा पहला पहलू यही जो मैं बोल रही हूँ, ये सब यही देखेंगे कि अरे अभी तो शोरूम से निकाली है, मार दिया, ये कर दिया, खराब कर दी गाड़ी, पेंट खराब कर दिया, डेंट आ गया, सब कुछ आ गया, और हम लड़ने लग जाएंगे। आज का जो मेरा नजरिया है, जो कामनेस है, वो ये है कि उसी वक्त पे मैं ये बोलती हूँ, थैंक यू भगवान जी, बचा लिया, क्योंकि अगली ही रेड लाइट पे पता नहीं क्या था, रुक गई ना मैं इसकी वजह से यहाँ इस रेड लाइट पे या इस चौराहे पे, बिकॉज ऑफ दिस झगड़ा, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रैच ऑन माई न्यू मर्सिडीज, मैं रुक गई ना यहाँ पे। अगर ये नहीं हुआ होता और मैं डायरेक्ट यहाँ से जारी हो रही तो आगे कुछ भी हो सकता था। आज की तारीख में मैं मैक्सिमम चीज़ों में लाइफ में सिक्के का दूसरा पहलू देखना सीख गई हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लोग क्या गड़बड़ करते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ जाप करने से हो जाएगा, एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ हो ओपनोपोनो के साथ नहीं, लाइफ में आप कोई भी जाप कर लो, आप मंत्र बोल लो, जाप कर लो, नाम जाप कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, अगर उसमें इमोशंस नहीं हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हो तो लोग सिर्फ वर्ड्स बोलते, अच्छा 108 बार करना है, ठीक है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और वर्ड्स बोल के खत्म करते हैं। Until and unless you will not feel those emotions, it will not work. आपने देखा होगा कई बार कि मतलब जब लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 108 बार कर रहे हैं, आप 108 बार किसी भी जाप को कर रहे हो, नॉट हो ओपनोपोनो, आप किसी भी जाप को कर रहे हो, 108 बार में से 8 बार आप प्रेजेंट हो, 100 बार कहाँ हो आपको पता है। आपको पता है कि आपने बोल तो दिया कि आपने 108 बार कर लिया, बट आप एक्चुअली प्रेजेंट सिर्फ 8 बार थे। 100 बार आपका दिमाग घोड़े दौड़ा के वापस आ चुका है दुनिया में पूरे। दिस हैपन। तो लोग कई बार सिर्फ वर्ड्स को फॉलो करते हैं, वो उसके इमोशंस पे नहीं जाते, उस स्टेट में नहीं जाते, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार ऐसा आपके साथ हुआ है आंचल, एंड आई एम श्योर ये 100% आपके साथ हुआ होगा, बिकॉज इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि यू एंटर्ड इन अ मंदिर, आप मंदिर में गए हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो या किसी भी मंदिर में आप गए हो, आपने उस मंदिर में एंटर करते ही लेट्स से आपने सिर्फ हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के सिर्फ बोला हर हर महादेव, एंड यू हैव स्टार्टेड क्राइंग। हाँ बिल्कुल, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि अरे हर हर महादेव ही तो बोला था, कुछ भी नहीं, बस इनकी शक्ल देखी है, इनकी आंखों में आंखें डाल के देखा है। वो स्टेट इंपॉर्टेंट है, दोज आर इमोशंस। उस इमोशंस में वर्ड्स चाहिए ही नहीं। राइट। तो आप लाइफ में कोई भी जाप कर लो, मंत्र कर लो, हो पनो कर लो, सिर्फ वर्ड्स बोलने से नहीं होगा। मैक्सिमम पीपल डू दिस मिस्टेक, जो सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं, मतलब टेक्निकली चल रहे हैं, उसे फील नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे जो आई एम सॉरी बोलने पे लेनी चाहिए। क्योंकि और इसी के साथ एक और जो इसका पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज कि ब्लेम गेम में आज भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना, तो काम कैसे चलेगा।
आपने होपोनोपोनो कर लिया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेकिन पूरा दिन जो आपको मिला आपने उसको लपेटा है। मेरी जिंदगी में इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा। और फिर जब लास्ट में प्रेयर को करते हैं, अच्छा मुझे वो वाली ब्लॉकेजेस निकालनी है, चलो ठीक है अब मैं उसको लेके बात करती हूँ। मतलब पूरे दिन तो तुम ब्लेम गेम कर रहे हो, लेकिन एंड में तुम उस चीज़ को जो कहीं पॉडकास्ट में सुन लिया है, अच्छा मनी को अट्रैक्ट करना है, चलो करने बैठ जाओ। कैसे होगा जब पूरे दिन में आपने इतनी सारी चीज़ें की है? तो एग्जैक्टली आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप बहुत सारे पर्सनली लोगों को जानते होंगे जहाँ पे लोग सुबह की पूजा और आरती करते हैं, लेकिन वो घंटी, बेल खोल दो, घंटी, बटन बंद कर दो, घंटी चला, खाना लगा दो, देखो मेड आएगी कि नहीं, दूध वाला आया कि नहीं, ये चलता है। हाँ राइट। तो दे आर नॉट इन दैट स्टेट, दे आर नॉट फीलिंग इट, दे आर जस्ट कि बस ये टास्क है, इस टास्क को खत्म करना है, मैंने अब 40 दिन का लिया हुआ है, या मैंने रोज का मेरा एक रिचुअल है कि मुझे पूजा करनी है, मुझे खत्म करना है। तो सेम जो लोग टेक्निक में गड़बड़ करते हैं, दैट इज वो फील नहीं करते, वो सिर्फ वर्ड्स को बोलते हैं, इसीलिए उन्हें रिजल्ट नहीं आता। एक जो हमने बोला कि रिजल्ट आ रहा होता है अंदर, इनर स्टेट में आ रहा होता है, आउटर स्टेट में लेट दिखता है, बट इट्स ओके, वो आएगा। अच्छा वो जो आने का है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी रहता ना, आ रहा है ठीक है, कुछ तो इंडिकेट मिले, कुछ तो सिग्नल ऐसे मिले, क्या क्या वो चीज़ें होंगी? क्या अंदर खुशी बढ़ने लगेगी, सुकून बढ़ने लगेगा, क्या होने लगेगा? वो पहला इंडिकेट क्या होगा? आपको वही समझना है जो मैंने पहले भी कहा कि आपके वो पैटर्न्स रिपीट होने बंद हो जाएंगे। ओके। वॉट एवर पैटर्न्स वर हैपनिंग जो पहले हो रहे थे, वो पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। आपका ट्रिगर बिल्कुल बंद, जिस बात पे आपको गुस्सा आता था, जिस शक्ल को देख के आपको गुस्सा आता था, जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आता था, अब आपको उस पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आप पे उसको तकलीफ होना बंद हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आप उसके इमोशंस आपके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसे आप पहले रिएक्ट करते थे, आपका वो रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप कामली आप चीज़ों को सुनोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तरीके। ओके तो अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, जिसपे हम लोग ये मतलब बहुत सारे लोग समझ सके कि अच्छी 4 फेसेस हमें किस इमोशन के साथ बोलने हैं। सिचुएशन ऐसी है कि एक वाइफ है, उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, उसे अपना रिलेशनशिप उसके साथ ठीक करना है। वो चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है उसको रिस्पेक्ट करे, उसको वो इज्जत दे, उसकी बातों को इग्नोर ना करे, उसको समझे सुने। अब वो अपना रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है। एक दूसरी चीज़, अब ये ठीक करना चाहती है, ठीक है, वो होपोनोपोनो कर सकती है। अभी उसका हस्बैंड है, अगर वो चाहता ही नहीं है रिश्ता रखना, तो क्या ये होपोनोपोनो काम आएगा ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम किसी को नहीं बदल सकते। ये हर इंसान को ये बात गांठ बांध लेनी है कि हम किसी को नहीं बदल सकते। ठीक है। अगर किसी को हम बदल सकते हैं, वो हम अपने आप को बदल सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। तो मैंने कहा ना कि जब आप इनर स्टेट को चेंज करोगे, जब आप अपनी खुद की हीलिंग करोगे, देन यू विल फिगरिंग आउट मेनी थिंग्स। जब आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। आई गॉट वन ऑफ द फीमेल एंड शी केम टू मी, शी वाज लाइक कि मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, लेकिन मेरी अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। Okay. मेरा लग रहा है कि अब डिवोर्स हो जाएगा, बिकॉज जैसा मैंने शादी किया था वैसा ये है ही नहीं। हाँ ये तो बहुत होता है, बहुत होता है। पहली बात तो वो हनीमून पीरियड होता है तो सबको लगता है ये तो वैसा है ही नहीं, ये पहले फूल ला रहा था, आज ये पूछ भी नहीं रहा, ये पहले मूवी शादी से पहले मेरा वाला ऐसा नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं था, और शादी से पहले सबको लगता है मेरा वाला अलग है, मेरा शादी के बाद सबके सेम होता है। तो ये हमें लगता है, लेकिन जब फिर व्हेन आई टोल्ड हर कि यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, ट्राई, देन वो स्टार्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आया, करने के बाद ये रिजल्ट आया कि बहुत सारी चीज़ों पे दैट फीमेल वाज पैनिकिंग खुद से, वो खुद से ही पैनिक कर रही है, वो समझना ही नहीं चाह रही सिचुएशन। अगर हस्बैंड लेट आ रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो ये रियल सिचुएशन है ना, यू हैव टू ट्रस्ट। अगर वो बोल रहा है, मैसेज कर रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, देन ट्रस्ट। फिर जब उसने मैसेज भी कर दिया, उसके बाद भी आप बार बार उसको कॉल करे जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग द पार्टनर, राइट। वो मान लीजिए उसने संडे को बोला कि मैं कहीं लेके चलूंगा शाम को, लेकिन सडनली कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी प्रायोरिटी पहले आ गई कि शायद घूमना हम थोड़ा डीले कर सकते हैं, ये प्रायोरिटी पे कर लेते हैं, उसने वो चूज किया, आपको उसका साथ देना चाहिए। फिर बोल दो ना, अच्छा ठीक है अगले संडे नहीं सुनूंगी मैं, अगले संडे जाऊंगी मैं, बट रादर देन ये अंडरस्टैंडिंग कि आप ही उस पर पूरा राशन पानी लेके चढ़ गए, जबकि वो सिचुएशन बहुत सीरियस थी। तो ऐसी बहुत सारी कि ये मुझे हेल्प नहीं करते हैं, फिर मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करते, नहीं मेरे लिए चाय बना देते हैं सुबह, ये कर देते हैं, बट इतनी हेल्प नहीं करते। अरे जान लोगे क्या बच्चे की? वही तो शी अंडरस्टूड वन थिंग कि उसको अपने रिएक्शंस चेंज करने की जरूरत है, उसको खुद को समझने की जरूरत है, खुद में चेंज आएगा। फिर उसे थोड़े दिन बाद जब उसने शी प्रैक्टिस 3.5 months,
एंड शी वाज लाइक कि नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन. मुझे हर वो चीज़ अच्छी दिखने लगी अपने हस्बैंड के अंदर. मैं हर चीज़ के लिए वो ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ. वो थोड़ा भी मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी उस सिचुएशन पे करते हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, Okay. या मतलब जो मतलब होते हैं हस्बैंड टॉक्सिक है हाँ, या कुछ भी वो है. Okay. इग्नोर करते हैं चीज़ों को, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या लाउडली सबके सामने इंसल्ट करते हैं. ऐसे में अब वो वाइफ क्या करे, एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्या बोले, होपोनोपोनो में ये 4 फ्रेजेस कैसे यूज करें? ओके. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे, दैट इज़ कि अगेन उसे सामने वाले को चेंज नहीं करना, उसे खुद को चेंज करना है. इसका एक छोटा सा डॉट हम कनेक्ट ये कर सकते हैं दैट वट एवर शी इज़ फीलिंग, मे बी शी इज़ फीलिंग ऑफ पास्ट ट्रॉमाज, हर Okay. इश्यूज, हर ट्रॉमाज, हर इनर चाइल्ड इशू. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज उसको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, लेट्स से मेरा हस्बैंड मुझे प्यार भी नहीं करता, मेरा हस्बैंड मेरे फाइनेंसेस नहीं देख रहा या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो आया क्या पता, पहले तो ये चेक कीजिए क्या ये आपके पेरेंट्स की साइड से तो नहीं आया, क्या ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से तो नहीं आया. Okay. क्योंकि आपने देखा था कि पापा फाइनेंसेस नहीं टेक केयर करते, मम्मी बहुत परेशान होती हैं कि मुझे राशन लाना है, मुझे घर का खर्च चलाना है, आप मुझे पैसे नहीं देते हो, ये आपने देखा है. दैट इज द रीजन यू आर अट्रैक्टिंग द सेम थिंग. आपके वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं. आपका पार्टनर अगर टॉक्सिक है, आप वापस से जाके पहले चेक कीजिए क्या सेम सिचुएशन आपके पेरेंट्स के साथ थी, आपके किसी भाई बहन के साथ थी, किसी रिलेटिव के साथ जिसको आप बहुत प्यार करते थे वो थी. वो समझने की जरूरत है. इसीलिए उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने ये पैटर्न नहीं तोड़े तो फिर ये काम नहीं करेगा. आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे. ओके, मतलब पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, देन फिर ये हम लोग प्रेयर करें. करेक्ट. बिल्कुल कर Okay. सकते हैं. आप डायरेक्ट उठा के सोचो कि मैं अपने हस्बैंड को चेंज कर दूंगी, वो नहीं होगा. तो यू सिट विथ योर सेल्फ, आप अपने साथ बैठो और समझो कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों हो रही है. ये मुझे आज पैसे का नाम सुनते चिढ़ क्यों मचती है, क्योंकि यही तो देखा है पूरे बचपन में, बड़े होने तक, स्कूल तक. मेरे पास पैसे, पापा से एक ही सेंटेंस सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है. पापा कॉलेज जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है. पापा फीस देनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, माँ से ले लो. पापा मुझे टॉय खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है. पैसे क्या लगता है पेड़ पे उगते हैं, यही तो सुनते आ रहे हैं. वो इतना सबकॉन्शियस लेवल पे आ गया कि आज जब पति से कुछ मांगती है और पति मना करता है तो चिढ़ जाती है, वो ट्रिगर हो जाता है ना. वो ट्रिगर हो जाता है. दैट इज वेरी. तो पहले Important. होपोनोपोनो तो पहले अपने ट्रॉमा के लिए करना पड़ेगा, पति के लिए तो बाद में करना पड़ेगा. एग्जैक्टली कि किसी और इंसान के लिए होता ही नहीं होपोनोपोनो. हमारा जो कनेक्शन सामने वाले के साथ है उसके लिए हम कर सकते हैं होपोनोपोनो, कि कहीं तो कनेक्टेड है मेरे से. अब क्यों कनेक्टेड है, इसका ये डॉट निकला, फिर ये डॉट से आपका पास्ट का डॉट निकला, फिर फैमिली का डॉट निकला, ये डॉट्स कनेक्ट हुए. ये इंपॉर्टेंट है समझना. हम डायरेक्ट मैं बोलूँ मैं अपने पति को, अपने पापा को चेंज कर दूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मुझे खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है. कि अगर कल को वापस से ये फाइनेंसिस की सिचुएशन हुई, मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी ऐसे, एंड देन आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. तो क्योंकि मतलब वहीं से आ रहा है ये. अब मोस्टली केसेस में वहीं से ही होता मोस्टली है. केसेस में ये वहीं से है. अगर पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो चैलेंज वही है कि पापा कभी रहे नहीं ना. पापा कभी बर्थडेज में नहीं दिखाई दिए, कभी एनिवर्सरी पे दिखाई नहीं दिए, पापा कभी मेरे स्कूल के फंक्शन में नहीं गए, कभी उन्होंने मेरे लिए ट्रॉफी अगर मैंने ली तो उन्होंने कहीं पब्लिक में बैठ के मेरे लिए ताली नहीं बजाई. ये वहीं से तो चला आ रहा है. आज पति भी अवेलेबल नहीं है, पति को फर्क ही नहीं पड़ता. एनिवर्सरी खुद मना लो, अरे भाई तुमने भी तो शादी करी है. बर्थडे खुद मना लो, हाँ ठीक है मिस हो गया, इट्स ओके, व्हाट्स अ बिग डील. तो ट्रिगर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सबकॉन्शियस में वो ट्रॉमाज हैं, हमें वही हील करने हैं. ओके, तो पहले हमारे ट्रॉमास हील होंगे, फिर वो Yes. नेचुरल है कि जो रिलेशन हमारा पति के साथ खराब है वो तब जाके सही होगा. करेक्ट. तो बाय डिफॉल्ट फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि Okay. सामने वाला चेंज हो रहा है. एक्चुअली सामने वाला चेंज नहीं हो रहा. वो आपने अपने रूट पे काम वो किया आपने है. रूट पे काम हाँ. करा. बाय डिफॉल्ट जब आपने फाइनेंसिस पे चिल्लाना कम कर दिया, थोड़े दिन बाद उस सामने वाले को रियलाइज होगा कि ये आजकल शोर नहीं मचाती, ये आजकल गुस्सा नहीं करती, तब वो सामने वाला नेचुरल चेंज हो तब जाएगा. फिर वो नेचुरली चेंज होगा. Okay. धीरे धीरे जब धीरे, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज है, हाँ तभी तो कहते हैं ना, खुद से अगर आप चेंज हो Yes. जाओगे तो सामने वाला नेचुरल चेंज हो Yes, जाएगा. क्योंकि जो पहले दिख नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द गुस्सा, एंगर, फियर, गिल्ट, हाँ. वो अब दिखाई देना शुरू हो गया. कर तो हस्बैंड तब भी रहा था, बट आपको हर चीज पे चिढ़ कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया, इसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, क्योंकि आपने यही सुना है अपने उसमें. ओके, तो अभी अब जैसे हमें अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना, तो अब इसके लिए मुझे होपोनोपोनो कैसे करना ओके है? तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले आप
अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैंने चाइल्डहुड में भी देखा है, तो आपको अपना इनर चाइल्ड बेसिकली हील करना है, आप उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी आइज क्लोज की, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपने आइज क्लोज की एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार प्रॉब्लम्स को इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया एंड देन एक्सहेल किया। अब आपको अपनी जो ब्रीदिंग चीज है उस पे फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इसके बाद आपको अपने हार्ट पे फोकस करना है, पूरा फोकस अपने हार्ट पे ले आइए। अगर पॉसिबल है और आप करना चाहते हैं तो अपना हाथ भी, अपना हैंड भी आप अपने हार्ट पे रख सकते हैं और फिर कर सकते हैं। अब अपने आप को देखिए, अपने उस वर्जन को देखिए जिसने ये सब देखा है, और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों है। आज आपके साथ जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। उन मेमोरीज में जाइए और ढूंढिए कि ट्रिगर कहां से आया है। क्या मुझे प्यार नहीं मिला? क्या मुझे खाना पहले नहीं मिला? क्या मुझे हर बेस्ट चीज नहीं दिलाई गई? या मुझे हर बात पे डांटा गया? उस वर्जन को अपने सामने खड़ा कीजिए और उससे बोलिए, जिसे हम इंटेंट सेट करना बोलते हैं, कि आई एम जस्ट हेयर टू से थैंक यू। अब मैं पूरी एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं। मैं अपने चाइल्डहुड को ठीक करने के लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और जब आप इंटेंशन सेट कर लें, जिसमें आप रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, मैं अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और जब आप ये सेट कर लें, उसके बाद आप 4 फ्रेजेस बोलना शुरू कर सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैंने अपने रिलेशंस को नहीं समझा। आई एम सॉरी कि मैं 100%, आज मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कि मेरे रिश्तों में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं समझ ही नहीं पाई रिश्तों की खूबसूरती को। प्लीज फॉरगिव मी, मैं दूसरों से प्यार ढूंढती रही। मैंने खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं। प्लीज फॉरगिव मी, अपनी वर्थ को नहीं समझ पाई। प्लीज फॉरगिव मी, मैं दूसरों से वैलिडेशन मांगती रही। प्लीज फॉरगिव मी, खुद को प्यार करने की बजाय मैंने दूसरों से प्यार की भीख मांगी। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि ये प्रॉब्लम है। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है। थैंक यू मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो गए हैं। थैंक यू मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मैं रेडी हूँ आगे बढ़ने के लिए।
मैं रेडी हूँ आगे बढ़ने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। मैं रेडी हूँ खुद से प्यार करने के लिए। मैं रेडी हूँ खुद से प्यार करने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। मैं रेडी हूँ दुनिया में खूब ग्रो करने के लिए। मैं रेडी हूँ दुनिया में खूब ग्रो करने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। अबंडेंस में प्यार मिल रहा है मुझे। अबंडेंस में प्यार मिल रहा है मुझे। अब उस वर्जन को देखो, जोर से गले लगाओ, स्माइल करो और अब उसे जाने दो। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, वन मोर टाइम, एक्सेल। नाउ धीरे धीरे ओपन योर आईज। कहते हैं कि जब भी आप इस प्रैक्टिस को करो, जो भी इमोशन आए उसे कभी दबाओ मत, क्योंकि इमोशन जब तक सरफेस पे नहीं आएगा आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको लगेगा कि रोना नहीं है, हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, तो आपने अपने इमोशंस दबा ली। इसलिए कहा जाता है जब ये प्रैक्टिस करो, जो भी इमोशन आए आपके अंदर उसे आने दो। इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग। ओके, तो मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि अभी हम लोग उस ट्रॉमा से हील हो गए हैं। अगर ऐसे इमोशंस के साथ हम लोग फील भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हम लोग हील हो गए हैं उस ट्रॉमा से। हम तभी कह सकते हैं जब जो पैटर्न्स दोबारा रिपीट होंगे तब समझ में आएगा कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अब इसके बाद अगर कोई सिचुएशन होगी तो दैट फीमेल वो नहीं भागेगी पति के पीछे कि मुझे प्यार करो। वो खुद से इतना प्यार करना शुरू कर देगी कि उसका हस्बैंड खुद से बोलेगा कि क्या हो गया, आजकल चिल्लाती नहीं हो, आजकल गुस्सा नहीं करती हो, आजकल अच्छे से बन ठन के रहती हो, स्माइल करने लगी हो, है ना। तो ये सारे चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप एक अलग तरह का पीस आप फील करोगे। क्या ये दूसरों के लिए भी प्रेयर की जा सकती है किसी के बिहाफ पे? दूसरों के लिए की जा सकती है, लेकिन मैंने कहा इससे इनडायरेक्टली चेंजेस हो सकते हैं। हर चीज़ हमारे कॉन्शियस लेवल पे, हमारे क्वांटम फिजिक्स लेवल पे कनेक्टेड है। हम सब एक ही एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो मैं अगर आपके लिए करना चाहती हूँ तो आप में चेंज नहीं आएगा। मेरा जो रिश्ता है आपसे, मैं आपके रिश्ते के साथ जो फील करती हूँ इंटरनल, उसमें चेंज आएगा। उसको बदल सकती हूँ। एंड देन यू विल चेंज स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और ये नहीं होगा ये बहुत कोई बड़ा शिफ्ट होगा, ये छोटा शिफ्ट भी हो सकता है, बट ये होगा। जैसे मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, एक मेरे पास एक केस आया था। वो डॉटर है, हाँ। वो अपनी मदर के लिए करना चाहती है। उसकी मदर डिप्रेशन में रहती है, तो उनको वो इतना कॉन्शियसली नहीं सोच पाती है, हाँ। बोल नहीं पाती है। हाँ। तो वो कहती है कि अगर मैम मैं उनके सामने ये करूँगी या मैं उनके लिए करना चाहूँगी तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उनको मैंने बोला करने के लिए तो उनको समझ में नहीं आया। Okay. उनका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है ना कि उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेंटली उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया, अपने इमोशंस किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाती हैं। तो क्या मैं उनके बिहाफ पे कर सकती हूँ? तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। ओके, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब भी केस हो माँ बेटे का, माँ बेटी का, माँ और बच्चों का, तो वो बहुत कारागार होता है, वो बहुत सही होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हील भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि बच्चा माँ के कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। वो पैदा करने वाली ही वो है, तो इसलिए उसके इमोशंस, उसके बिलीफ, उसके हर्ट, ट्रॉमा, सब कुछ उससे कनेक्टेड है। तो जब भी माँ के साथ कोई रिश्ता है आपका, आप माँ के लिए कर रहे हो या माँ बच्चे के लिए कर रही है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली काम करता है। माँ के साथ तो स्पेशली काम करता है क्योंकि हम एक ही कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। कहते हैं ना कि बच्चा बीमार भी होता है तो माँ बस मंदिर में एक दिया जलाती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और वो हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है। माँ में बहुत पावर होती है, माँ में सबसे ज़्यादा शक्ति है इस दुनिया की, है ना। तो सिमिलरली जब एक बेटी अपनी माँ के लिए करना चाह रही है, तो क्योंकि उसकी कॉर्ड्स कनेक्टेड है, उसने जन्म उसी नाभि से लिया है, उसी माँ के पेट से लिया है, तो वो डेफिनेटली कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है, और ये बहुत इफेक्टिव भी साबित हो सकती है। करना किस तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि मम्मा के सामने करने से चैलेंज आएगा या वो गुस्सा हो जाएंगी, आप अकेले में बैठ के कीजिए और अकेले में वो सारी चीज़ें कीजिए। बिकॉज ये जब आप करोगे, आप उस कनेक्शन के लिए फील कर रहे हो जो उस इंसान के लिए आप फील करते हो, तो वो ठीक होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला कि आई एम सॉरी
कि आई एम सॉरी कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरी मदर की आज जो भी हालत है उसके पीछे मेरा भी हाथ है. ठीक है, या तो मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने इग्नोर किया, मैंने टाइम से उनको मेडिसिन नहीं दी, या मैंने उनकी केयर नहीं करी, या मैं अपनी लाइफ में इतनी फितुर हो गई कि मैंने सोचा ही नहीं कि माँ बाप की भी केयर करना चाहिए. तो आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, या आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस इमोशन की जो आप फील कर रहे हो, जो मैं फील कर रही हूँ, मतलब जो लड़की फील कर रही है. फील करे क्योंकि उसकी Okay. मदर बीमार है. Okay. तो आई एम सॉरी का मतलब आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉट एवर आई एम फीलिंग दिस इज राइट. मैं ये कर रही हूँ, तो एक्सेप्ट किया कि सही है ये, मतलब ये मैं मानती हूँ कि मैं फील कर रही हूँ. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो कि मैं इससे अवेयर ही नहीं थी. मैं अवेयर ही नहीं थी कि मेरी मदर की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, या मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, या मैंने शायद उन्हें इग्नोर किया, है ना. तो बट मैं अवेयर नहीं थी. प्लीज फॉरगिव मी. देन थैंक यू कि मुझे बताने के लिए कि इतना बड़ा चैलेंज है. थैंक यू आंचल मैम को मेरी लाइफ में लाने के लिए कि उन्होंने मुझे ये प्रेयर बताई. थैंक यू यूनिवर्स को ये बताने के लिए कि उसने मुझे प्रेयर बताई. थैंक यू ये बताने के लिए कि इसको हील किया जा सकता है. आई लव यू. अब मैं रेडी हूँ फुल ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करने के लिए, और मैं देख रही हूँ मेरी मम्मा ठीक हो गई है. आई लव यू. मैं रेडी हूँ वो देखने के लिए कि वो शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ ईटिंग नाइसली, शी इज़ टॉकिंग टू मी. आई लव यू. हम साथ पिक्चर जा रहे हैं, साथ में डिनर डेट पे जा रहे हैं, हम साथ में बैठ के माँ बेटी वेकेशंस पे जा रहे हैं. आई लव यू फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट. सो यूनिवर्स, आई एम रेडी एंड आई लव यू फॉर दैट. इस तरीके से वो अपनी मदर के लिए कर सकती हैं. Wow. क्या अमेजिंग. बहुत सारे लोगों का मतलब ये रहता है, क्योंकि उनकी मदर पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं. Yes. तो Yes. कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है वो उम्र हो गई है, अभी Correct. क्या करना, दवाई खानी जब तक Right. जीवन है. Very बट true. बच्चों को केयर रहती है रहती कि है कम से कम आप ठीक रहो इतना. तो Yes. ये प्रेयर Yes. कहीं उनको हेल्प कर Yes. सके तो आई थिंक. Recently, one of my junior in college, और ना उन्होंने मुझे कॉलेज में देखा है, मतलब कॉलेज में एक आध बार देखा है उन्होंने, बिकॉज मैं पीएचडी के चक्कर में कॉलेज जाती रहती हूँ. और तो उन्होंने मुझे देखा, सेशंस में देखा हुआ है. तो उन्हें पता चला कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उन्होंने मुझे कहीं से तो इंस्टाग्राम पे देख लिया. देन शी पिंग्ड मी कि आप मेरे सीनियर हो, बहुत सीनियर हो, और मैंने आपको कॉलेज में देखा, ऐसे ऐसे मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे वो देखी है. तो माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, आई रियली वॉन्ट टू हेल्प हर, बट मैं कर नहीं पा रही, क्या इशू हो सकता है. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चैलेंज है, क्या इशू है. उन्होंने बोला दवाइयाँ करा ली, डॉक्टर करा लिया, वेद करा लिया, हकीम करा लिया, सब कुछ करा लिया, उनके एंजाइटी अटैक्स बंद नहीं हो रहे. अब ऐसा नहीं है कि इसमें मेडिकल का रोल नहीं है, इसमें डेफिनेटली मेडिकल का रोल है. वो खा भी रही है मेडिसिन, बट मैंने कहा ना किस इंटेंट से खा रहे हो आप, किस इमोशन से खा रहे हो. एक होता है कि जैसे माई मदर, उनको मेडिसिन देना इज लाइक अ बिगेस्ट चैलेंज. वो इतनी भागती है दवाइयों से, उन्हें लगता है मेरे को ये दवाई ठीक ही नहीं कर सकती, कुछ और लेकर आओ. फिर वो कुछ और में भी शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, मतलब शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ मेडिसिन एट ऑल. तो कई बार आप पता है कि होओपोनोपोनो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बात हमें समझनी चाहिए, बट इमोशनल लेवल पे हील कर सकता है. सो आई आस्क्ड हर कि एंजाइटी क्यों है. कहती है अचानक से एंजाइटी अटैक आते हैं. तो ऐसे कौन कौन है घर में, कि मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मैं कॉलेज आ जाती हूँ तो मम्मा अकेली रहती है, पापा शॉप पे चले जाते हैं, तो मम्मा से कोई बात करने वाला नहीं है, और समझ ही नहीं आता. मैंने उनसे कितनी बार बोला कि आप मुझसे शेयर करो, बट वो बताती नहीं है. देन आई टोल्ड हर अबाउट दिस टेक्निक, एंड आई टोल्ड हर कि उनके साथ बैठो, बात करो, एंड रैंडमली सिट विद हर, लाइक, और मम्मा शादी कैसे हुई थी क्या किया था शादी में, क्या पहना था, पापा देखने आए थे या आपने पसंद किया. तब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताती हूँ मम्मी तो लोग. बढ़िया से बिकॉज स्टार्ट टॉकिंग, हाँ. यू नो, इस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो. जब भी वो बैठी, अच्छा मैं ना कॉलेज जा रही हूँ, वापसी में ना वहाँ की वो बहुत अच्छी मिलती है, ये खाने की चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ले आऊँ क्या, खाओगी क्या, पापा को मत बताना, दोनों पार्टी करेंगे. बिकॉज स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, एंड आफ्टर सम टाइम शी विल ओपन इट. यू नेवर नो, शायद आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खालीपन सता रहा है. कि पति चले गए शॉप पर, बेटी चली गई कॉलेज, बच्चा छोटा है वो भी स्कूल जाता है, फिर बेटा है तो बेटों को तो वैसे ही इतना नहीं, अपना आए और बैग फेंका और खेलने चले गए. मैंने कहा शायद उनको बस वो एंजाइटी इसी चीज़ की है कि कोई है नहीं मेरे पास, मेरा परिवार, मेरा पति है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, 4 लोगों का खूबसूरत परिवार है, बट मैं अकेली हूँ, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है. एंड देन शी वाज लाइक हाँ मैम. So I recently met her in college again, and then she was told me कि ma'am she's nice, she's feeling much better. I'm not saying कि सब कुछ ठीक हो गया, but she's feeling much better. वो बात करने लगी हैं, वो बोलने लगी हैं.
कि मेरे को ना ये वाला कलर का नेक्स्ट सूट सिलवाना है, तो इस बार यही वाला कलर लेकर आएंगे, अच्छा जाओगी ना तो मेरे लिए ले आना, मुझे ये खाने में पसंद है। एंड फिर हम घर जाते हैं, फिर मैं उन्हें बताती हूँ आज कॉलेज में क्या हुआ, फिर वो कोई गप्पे मारती है एंड शी इज़ फीलिंग मच बेटर। तो शी डिड दिस प्रैक्टिस फॉर हर मदर and she recovered little bit. I mean, Right. I'm not saying 100%. This it पेरेंट्स चाहते भी ये ना कि बच्चे 2 मिनट तो आके बैठ के हालचाल Yes. तो पूछें, yes, उन्हें यही चाहिए और चाहिए क्या। actually. राइट, ओके। जब हम लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं? Okay. कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है कि what you appreciate appreciates, है ना। तो अप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अप्रिसिएशन इज एन अबंडेंस माइंडसेट। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, जब आप किसी की तारीफ करते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, आपने बहुत अच्छा कलर पहना, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपका ये स्किल बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हो, ये किसी भी चीज़ में आपको अगर कोई अप्रिशिएट करा तो ये दिखाता है कि अबंडेंस माइंडसेट रखता है इंसान। अगर आज मैं हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हूँ या आप हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू कैरिंग एन अबंडेंस माइंडसेट। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों में अच्छा देखना जानते हो, आप पे वो डिवाइन कृपा है कि आप चीज़ों में अच्छा देखना जानते हो। और जब आप हर चीज़ में अच्छा देखना सीख जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मल्टीप्लाई होती है। इट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट, कि जिस चीज़ पर डालोगे वो बड़ा दिखेगा। तो जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो कि ये बहुत अच्छा है, ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है, देन वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो आपका वो अबंडेंस माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अप्रिशिएट करता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, जो अप्रिशिएट करता है वो ग्रो जल्दी करता है। जेलस नहीं है ना किसी भी चीज़ से। अगर आज वो ये बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हो, वो रियली अप्रिशिएट कर रहा है। वो फिर ये नहीं सोच रहा मन में कि ओ माय गॉड इतना भी अच्छा नहीं है या इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपके लिए जॉब में कुछ किया तो आप अप्रिशिएट करो, कंपनी में किसी ने किया आप अप्रिशिएट करो। वो अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट। आई मीन फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, लेट्स से उसका एक बॉस है, उसकी एक टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेट्स से छोटी सी टीम है, उसका अपना एक मैनेजर है, पर्सन है, लेट्स से कैमरा पर्सन है, टीम है, सब कुछ है। अब वो हर दिन बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो। वो हर दिन अपनी टीम को ना नीचा दिखाता है, अब्यूज़ करता है, किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये नहीं होता, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया। तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ ग्रो नहीं कर रहा, ना खुद, ना लोग, ना कंपनी। बट नेक्स्ट when he learned let's say Ho'oponopono, या उसने कुछ प्रैक्टिसेस करी और उसे ये समझ में आया कि अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसने अप्रिशिएट किया छोटा छोटा, लुकिंग नाइस, क्या बात है, या वो टिफ़िन लाए तो उसके टिफ़िन की तारीफ कर दी, काम किया तो काम की तारीफ करी, है ना, गुड वर्क, आई रियली लाइक इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लिया। ये छोटी छोटी अप्रिसिएशन हुई और टीम ने डबल रिजल्ट्स देने शुरू कर लिए। एवरीबडी इज़ हैप्पी, साथ में खाना खा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कंपनी और कैसे ग्रो कर सकती है। दिस शिफ्ट्स चेंज। ये शिफ्ट आता है जब आप अबंडेंस, जब आप अप्रिशिएट माइंडसेट में होते हो। कोई अगर मन से ना कर रहा हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग से कर रहा हो तो भी इतना इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल दोगे तो शायद आप बोल दोगे, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले की जिंदगी में आ जाएगा ना। लेकिन आ जाए तो फिर तो ये कृपा है। आ जाए तो वो क्या, मैंने कहा ना, हो सकता है वो हो सकता है। आई मीन उसमें बदलाव, व्हेन आई एम अप्रिशिएटिंग यू, लेट्स से यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो इससे आपके लिए वो इफेक्ट किया कि हाँ यार थैंक यू सो मच, और आपने बहुत अच्छा फील किया। सेम आपने मुझे किया तो मैंने बहुत अच्छा फील किया। लेकिन अगर मैं आउटर वे में बोल रही हूँ, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा लग सकता है, बट मुझे मेरी इनर स्टेट पता है, भगवान को मेरी इनर स्टेट पता है, तो मुझे वो फीलिंग अच्छी लगी नहीं रही। बट जब मैं उसे दिल से बोल रही हूँ तो मुझे वो फीलिंग अच्छी लग रही है, और आपको उसका डबल फील हो रहा है। तो जब आप आर्टिफिशियल लेवल पे बोलते हो उसकी फीलिंग अलग होती है, जब आप दिल से बोलते हो तो उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है। बहुत फर्क है। एंड यू कैन जज, फीमेल्स कैन जज लाइक एनीथिंग। उन्हें अधिकार है। बचपन से पता, करके देख लो। गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है। जैसे ग्रैटिट्यूड की आपने बात किया, मैनिफेस्टेशन में हम लोगों को पता है ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी मेरा सवाल आपसे है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि ग्रैटिट्यूड कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना, बहुत ग्रैटिट्यूड करने के चक्कर में हम लोग बहुत सारे बेयर मिनिमम चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी साड़ी है, ठीक है, अब ये साड़ी 200 रुपये की है,
अब मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड कर दिया, थैंक यू सो मच मुझे ये साड़ी देने के लिए, इतने कम बजट में ये और वो सब। अब मैं बहुत खुश हूँ कि कम बजट में मुझे साड़ी मिल गई। अब यूनिवर्स सोच रहा होगा ऊपर से बैठे, अच्छा ये तो बहुत कम में खुश हो गई है। तो कहते हैं ना कि जैसे जितनी खुशी आप बांटते हो तो मल्टीपल में आपके पास आती है। अब यूनिवर्स कहेगा तो 200 में खुश हो गए, ठीक है, ऐसे 200 की और दे दो 4-5 साड़ियाँ। तो अब मैं तो 200 में ही अटक के रह गई हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कई लड़कियों को ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड या पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, लेकिन उसने थोड़े से भी स्मॉल एफर्ट्स डाल दिए तो वो बहुत खुश हो गई। ठीक है, उसने वैसे वो इतना ज़्यादा पूरे टाइम उसने इतना उसको ख़राब करके रखा, उसकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन उसने थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स डाले, वो लड़की खुश हो गई। उसने बोल दिया थैंक यू सो मच। अब ऐसे ही जो बहुत सारे लोग होते हैं मिनिमम जॉब में होते हैं, पैसे उनके उतने के उतने ही रहते हैं, वो बढ़ ही नहीं पाते, फिर वो ये सोच के खुश होते हैं एटलीस्ट चलो जॉब तो है। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतने खुश हो जाते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन की ग्रोथ को रोक रहे हैं? ये बहुत डीप और बहुत खूबसूरत सवाल है। ये बात सही है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। अब इसको मैं 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इसको पहले इस तरीके से समझते हैं कि मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, ठीक है? कि एक इंसान है, राइट, और वो रोज़ अपने घर से निकलता है, कुएं तक जाता है और पानी भर के लाता है। पानी भरने के लिए उसके पास 2 मटके हैं, एक मटका जो बिल्कुल ठीक है और दूसरा मटका जिसमें छेद हुआ हुआ है। और वो दोनों मटके कुएं तक लेके जाता है, उनसे पानी भरता है और लेकर आता है। अब जब घर तक वापस आता है तो जो पूरा मटका है उसमें तो पानी एज इट इज होता है, लेकिन जो क्रैक्ड मटका है उसमें से थोड़ा थोड़ा रिस रिस के आधे ही रह जाता है। तो ये चैलेंज होता है। अब थोड़े टाइम बाद जो वो क्रैक्ड मटका है उसे बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, और मैं तो टूटा हुआ हूँ, मेरा तो पानी भी नहीं हो रहा। तो वो उसको बड़ा ख़राब लगता है। तो उसकी जो ये मनोदशा होती है, जो उसकी ये बातें होती हैं, जो वो फुल मटके से करता है कि तू तो बड़े काम का है, पूरा पानी लेकर आता है, मैं तो क्रैक्ड हूँ, मैं तो पानी रिस जाता है, आधा पानी आता है। तो ये बातें जो होता है वो आदमी सुन लेता है। वो आदमी जो होता है वो उस मटके को बोलता है, जो क्रैक्ड मटका होता है, वो बोलता है तुमने ये देखा है जो रास्ते में हम चल कर आते हैं तो जिस तरफ मैं तुम्हें पकड़ता हूँ वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं? तो मटका बोलता है, जो क्रैक्ड मटका होता है, कहता हाँ मैंने नोटिस तो किया है कि बहुत सारे फूल हैं वहाँ पे। कहता हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर क्रैक आ गया है, तुम रिश्ते हो, तो मैंने उसी पगडंडी पे बहुत सारे बीज लगा दिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब जब तुम्हारे में से पानी रिश्ता हुआ जाता है तो उतनी जगह पर सारे फूल आ गए हैं। तो मटका बड़ा खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कि ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कमी होते हुए भी, आपके अंदर क्रैक्ड हो या कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस बात के लिए ग्रेटफुल होना कि आप किसी लायक हो, आपको आपके अंदर आपकी वो सेल्फ वर्थ है ना। तो आपको वो सेल्फ वर्थ समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाते हो। मैं सेल्फ वर्थ क्यों बोल रही हूँ या मैं सेल्फ लव क्यों बोल रही हूँ कि आपको ये 200 रुपये की साड़ी ही पहननी है, या आपने एक्सेप्ट कर लिया, या आपको आगे की मैनिफेस्टेशन भी करनी है कि आपको 25,000 की भी साड़ी पहननी है। डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन, करेक्ट, वो 2 लाख की भी साड़ी पहननी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बेयर मिनिमम होता है ना, कई बार वो फियर बेस्ड होता है, कई बार वो चैलेंजेस बेस्ड होता है। जो बेयर मिनिमम हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करी, तो पहला एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 2 सहेलियां आपस में मिलती हैं, है ना, और बहुत दिन के बाद मिलती हैं। तो पहली सहेली दूसरी सहेली से बोलती है कि एक बात बता, तेरे को फिर आज यहाँ पे सूजा हुआ है, यहाँ पे सूजा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो दूसरी वाली बोलती है हाँ तेरे को पता तो है, मारा है उसने फिर से मुझे कल रात को। थोड़े दिन बाद वो फिर से मिलती हैं, ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन में वो मिलती रहती हैं, फिर से मिलती हैं। तो पहली वाली सहेली फिर से बोलती है कि तेरे यहाँ निशान है, वहाँ नीला पड़ा हुआ है, यहाँ सूजा हुआ है, तुझे फिर से मारा क्या? फिर से मार खाई? उसने बोला हाँ कल रात को उसने मुझे दारू पी के फिर से मारा। तीसरी बार वो फिर मिलती है। ऐसे करके वो सहेलियाँ आपस में मिलती रहती है। बट जब भी मिलती हैं तो जो दूसरी वाली सहेली होती है उसे कहीं ना कहीं तो चोट लगी हुई होती है। तो जब बहुत दिन हो जाते हैं, तो जब 5वीं 6ठी बार वो वापस से मिलते हैं, इस बार पहली वाली सहेली को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलती है कि एक बात बताऊं मैं तुझे, तू आज फिर सूजी हुई है, तेरे को यहाँ निशान है, यहाँ नीला पड़ा हुआ, यहाँ चोट लगी हुई है, तू ऐसे आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? तो वो बोलती है कि मुझे पता है दारू पीता है, मुझे पता है कि मारता है, मुझे पता है कि मुझे बहुत गंदे तरीके से मारता है, गालियाँ देता है, बट मुझे पता है कभी कभी प्यार भी करता है, हमारे 2 बच्चे ऐसे ही कोई हुए हैं। तो वो एक्सेप्ट बेयर मिनिमम पे करना, इट्स लाइक
कि वो हमें समझना है कि हम कहाँ हैं लाइफ में और हमें कहाँ जाना है. तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 10 बार हर्ट किया और एक बार आके सॉरी बोल दिया या बोल दिया मैं आगे से नहीं करूँगा. लेकिन वो ऐसा नहीं है. तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जो बॉयफ्रेंड भी जो इस तरीके से बोल रहा है, 10 बार हर्ट करने के बाद अगर एक बार सॉरी बोल रहा है, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. वो कॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि उसे लगा है कि उसने गलती करी है, तो उसने बोल दिया सॉरी, बट उसने वो डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि वापस से वो सेम चीज़ें रिपीट करता है. लड़की को क्या समझना है कि क्या मेरा ये फियर बेस्ड रिलेशनशिप है, करेक्ट, तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलूं कि कम से कम प्यार तो करता है, या मैं इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करूं कि सब कुछ सही हो जाएगा, या मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसने क्या किया, अब उसने काम करना शुरू करा. क्या आप काम क्या होता है इन चीज़ों में, काम किस तरीके से होता है अगर आपको मैनिफेस्टेशन लेवल पे चीज़ों को बढ़ाना है, क्योंकि एक्सेप्ट करना इट्स वेरी ईजी. समझ रहे हो, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट आस्क बेटर. आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बॉयफ्रेंड है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्यार करता है लेकिन हर्ट भी बहुत करता है. एक्सेप्टेंस एंड ग्रैटिट्यूड डजंट मीन कि यू कैन नॉट आस्क फॉर बेटर. ऐसे तो कोई इंसान लाइफ में ग्रो ही नहीं करेगा ना. तो नाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट कि क्या मेरा रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, दैट इज वन. क्या मैं और अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हूँ, कैन बी. क्या जरूरत है इसमें रहने की, दैट पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड. किसी इंसान की जॉब है, उसको बहुत कम सैलरी मिलती है, अब वो ये बोल रहा है कि थैंक यू भगवान जी कम से कम जॉब तो है, बहुतों के पास तो बेचारों के पास आज नौकरी नहीं है. लेकिन इससे होगा क्या, ना ग्रोथ हुई, ना सैलरी इंक्रीज हुई, ना जिंदगी का लाइफस्टाइल बदला, ना परिवार के लिए कुछ और अच्छा कर पा रहे हो, सब कुछ स्टेबल हो गया. लेकिन एक वक्त आया जब आपने बोला कि ये तो ठीक है, दैट आई एम ग्रेटफुल दैट वॉट एवर आई हैव, बट आई डिजर्व बेटर. देन आप अपने बॉस के पास गए, आपने बात करी, अपनी फ्रस्ट्रेशन रखी कि आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये सब आपने डिस्कस किया, एंड देन आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई. इसके साथ साथ आपने क्या किया, जो हम हमेशा मैनिफेस्टेशन लेवल पे करते हैं, दैट इज एक्शन. आपने अपना रिज्यूमे बनाया, आपने कोई नया स्किल सीख लिया, कुछ कर लिया. तो ग्रैटिट्यूड होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थैंक गॉड मेरे पास ये है, बट दैट डजंट मीन कि आप अच्छे के लिए नहीं कर सकते. तो ये जो चीज़ है छोटी सी, हमें बहुत समझने की ज़रूरत है. स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, या जो लोग कम पैसे कमा रहे हैं, जो लो पेइंग जॉब्स में हैं, या जो लोग हेल्थ के लिए बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, थैंक यू भगवान जी सब कुछ ठीक है, बट वो समझना कि कहाँ ठीक है और कहाँ गड़बड़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेस्ट भी तो हो सकता है. आपको लग रहा है आपकी हेल्थ ठीक है, बट आप बेस्ट के लिए क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ ठीक है पे क्यों आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये समझने की ज़रूरत. तो अबंडेंस कहाँ आती है, जब आपने ग्रैटिट्यूड रखा, और ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आपने बाउंड्रीज रखी तो ग्रोथ मिलेगी, और आपने ग्रैटिट्यूड रखा और उसके साथ बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, अबंडेंस नहीं मिलेगी. तो बाउंड्री क्या थी, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये बाउंड्री थी कि बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, आप 10 बार हर्ट करके वापस से सॉरी नहीं बोल सकते, 11वीं बार सॉरी नहीं बोल सकते, और 11वीं बार सॉरी बोल के आप 12वीं बार वापस से रिपीट नहीं कर सकते. आपको वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी. आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ ना करो. आपको कोई तब तक तकलीफ नहीं दे सकता जब तक आप उसे अलाउ ना करो. लोग बोलते हैं ना कि इसने मेरा टाइम खराब कर दिया, कोई आपका टाइम खराब नहीं करता, आप अलाउ जब तक आप अलाउ नहीं करते. तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ग्रैटिट्यूड इज़ देयर, कि ठीक है मेरा रिलेशनशिप है, बट दैट डजंट मीन कि आप आगे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. वो बहुत ज़रूरी, और वो करना चाहिए. बिल्कुल. जैसे अभी मैनिफेस्टेशन की जब हम लोग प्रोसेस में बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो. अब कंप्लेंट करने वाली बात ये होती है कि कंप्लेंट करना मतलब कि भाई अगर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मुझे नहीं पसंद है. मैं बोल सकती हूँ, जब तक मैं प्रॉब्लम शेयर नहीं करूँगी, जब तक मैं कंप्लेंट नहीं करूँगी, तो सामने वाले यूनिवर्स को कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए. तो कहाँ हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको कंप्लेंट करनी भी ज़रूरी होती है. तो जो आपने बाउंड्री की बात की, कहाँ मैं ग्रैटिट्यूड करूँ, कहाँ मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ. करेक्ट. ये बहुत समझने वाला बैलेंस्ड क्वेश्चन है कि हमें कहाँ समझना है कि कहाँ ग्रैटिट्यूड रखना है और कहाँ हमें कंप्लेन करना है. एक्चुअली ना दो तरह के माइंडसेट होते हैं, दो तरह से हम खेलते हैं. एक होता है विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम उसी में फंसे रहते हैं जहाँ हमारी एनर्जी बहुत नीचे चली जाती है. दूसरा होता है एक्सप्रेशन वाला माइंडसेट कि एक्सप्रेस करना, कि कहाँ ज़रूरी है बोलना, आपको वो बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, आपको वो कहाँ बोलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या समझना है कि हर कंप्लेन भी गलत नहीं है, हर कंप्लेन भी सही नहीं है, हर ग्रैटिट्यूड भी सही नहीं है. आप अगर गलत जगह पे ग्रैटिट्यूड
भी आपको ये समझना है कि आप गलत जगह पे जैसे भी ग्रैटिट्यूड टॉक्सिक रिलेशनशिप की हमने बात जैसे की थी। हमने अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करी कि क्या हम गलत जगह पे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि ग्रैटिट्यूड रखना है। आपने मतलब ग्रैटिट्यूड रखा कि यू नो थैंक यू कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये ग्रैटिट्यूड रखा। लेकिन आपको जहां बोलना है कि आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंप्लेन वो समझना पड़ेगा कि विक्टिम मोड में हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें नहीं जाना, एक्सप्रेसिव मोड में जाना है कि अच्छा सुनो ना कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, आपकी ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ये हो गया एक्सप्रेशन मोड, ठीक है। और कंप्लेन मोड में आप सिर्फ ये हो कि मैं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप ना एक्सप्रेस कर रहे हो, ना आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ना आप किसी को बता रहे हो, आप सिर्फ विक्टिम मोड में खेले जा रहे हो। वो आपको समझना है। थैंकफुल हो आप, एक तरफ आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको समझना क्या है, आपको एक्सप्रेशंस, कॉन्शियस एक्सप्रेशन में आना है। वो आपको अबंडेंस माइंडसेट में, वो आपको मैनिफेस्टेशन में लेके जाएगा। वो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ लाइफ में गलत हो रहा है, आप नहीं बोलोगे। आई मेट वन ऑफ द फीमेल एंड शी न्यू कि उसके साथ, उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उसकी बेटी आके बोल रही है उसको कि मुझे अपनी बेटी को ये समझा, मतलब सॉरी, आई मेट विद अ फीमेल इन वर्कशॉप एंड शी हैव टोल्ड मी कि मेरे साथ ये चैलेंज हो रहा है, मतलब मेरी फैमिली में कोई मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। और आपको पता है क्या, मैं मैनिपुलेट हो रही हूँ। उसे पता भी है, उसे भी पता है, सामने वाले को, उसको भी पता है कि वो मैनिपुलेट हो रही है। शी इज़ लाइक कि वो जैसा जैसा बोल रही है मैं वैसा वैसा कर रही हूँ। उसकी फैमिली में इन लॉज की तरफ से कोई है जो उसको जैसा जैसा बोल रही है वो वैसे वैसे कर रही है, और उसे पता है ये गलत है, ये मुझसे गलत करवा रहे हैं, और उसे ये भी पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। शी केम टू मी एंड शी आस्क्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। आई सेड डू यू हैव अ डॉटर? शी सेड येस। हाउ ओल्ड शी इज? आई सेड 7। मैंने कहा क्या सिखा रहे हो? एक्शन से ही तो सिखाते हैं हम। तो हम क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटी को कि लाइफ में ऐसा होगा और ऐसा होने देना चाहिए, और आपको ऐसा ही करना चाहिए बिकॉज यू आर अ गुड डॉटर, यू आर अ गुड डॉटर इन लॉ। बेटी को लगेगा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। देन शी वाज लाइक कि मैम आप सही बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी को क्या सिखा रही हूँ कि चुपचाप मुंह बंद करके वैसे ही करते जाओ जैसे करना है। मतलब वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, दैट फीमेल गॉट मैरिड इन अ हाउस, ओके, और उसके जो सिस्टर इन लॉ हैं वो ये कहती हैं कि तुम तब तक कंसीव नहीं करोगी जब तक मैं नहीं बोलूँगी, ध्यान रखना, पहले मेरा होना चाहिए। अब चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, अजीब नहीं है ये? एंड लाइक मैं वैसे ही करती हूँ। वो बोलते हैं कि हमारे कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। वो बोलते हैं इतने पैसे यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, मुझे पता है कि गलत है, मैं कुछ नहीं बोल पाती। वो बोलते हैं अपने सारे प्लान्स, अपने सारे ट्रिप्स कैंसिल करो। आपने फ्लाइट बुकिंग कराई है, कुछ भी कराई, शी डोंट केयर, शी डजंट केयर कि सब कैंसिल करो बिकॉज आई एम कमिंग टू योर प्लेस। ब्लैक मैजिक तो नहीं करा एंड शी इज डूइंग इट। उसने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया उस पर? दैट आई डोंट नो, बट आई वाज लाइक कि बॉस आप अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो? देख रही है ना वो सब कुछ, वो सब कुछ देख रही है। शी लाइक नहीं 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 वो नहीं। मैं हाँ, आपको पता नहीं है बच्चे क्या देख के सीख जाते हैं। बच्चे वर्ड से कभी नहीं सीखते, आप जो सिखाओगे वो कभी नहीं सीखते। वो सबसे जल्दी सीखते हैं आपके एक्शंस देख के, और यही उनके पैटर्न्स शुरू हो जाते हैं। आई गॉट वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें एक कोई बहुत सीनियर पर्सन है और वो थोड़ा सा ज़्यादा टची हो रहे हैं, ज़्यादा फीमेल्स के साथ हो रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट नो बडी सेइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट। ऐसे रिश्तेदारी निभाने आए हो यहाँ पे। ऐसे में बहुत सारी लड़कियों के साथ ऑफिसेज में होता है, तब वो ऐसे में क्या करें, क्योंकि वो एक्शन भी नहीं ले सकती, अगर हो गए तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ? अगेन, इतना भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इतना भी अपने आप से प्यार नहीं है, इतनी भी अपनी वर्थ नहीं समझी कि ये नहीं तो कोई और सही, ये नौकरी गई तो क्या मेरे में इतना भी टैलेंट नहीं है कि मुझे दूसरी मिल जाएगी? मैं बेयर मिनिमम पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो बोलना है, तो मैंने कहा ना, विक्टिम मोड में या तो खेल लो कि अपनी दोस्तों के पास जाके, अपनी सहेलियों के पास जाके कि पता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो खाली टाइम में मुझे छेड़ते हैं, मुझे घर जाके मैसेजेस करते हैं, आप ये कर लो, दैट्स इट। एक्सप्रेसिव मोड क्या है कि गो एंड एक्सप्रेस फर्स्ट टू दैट पर्सन, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग देन गो टू हाई अथॉरिटीज। क्यों सह रहे हो आप? तो फिर आपने अपनी सेल्फ वर्थ जीरो कर ली ना, जो क्रैक्ड पॉट का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ना सब कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने सारे एग्जांपल दिए कि फिर आपने अपनी सेल्फ वर्थ कम समझ ली। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, बट एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कंप्लेन कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें डिफरेंस है। राइट। और जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तब फिर ऊपर वाला भी आपके लिए स्टैंड लेता है। 100%।
हम लोग ये 100%। सोच के नहीं रह सकते कि मेरे को कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी तो भगवान भी ऊपर से कहेगा अच्छा तूने ये सोच रखा तो ठीक है फिर तथास्तु, करेक्ट, तथास्तु, तुझे वेरी फिर ट्रू, कोई मिलेगी भी नहीं। तो आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि Very true. आप अपने लिए स्टैंड लो, बाकी का बाद में देखा जाएगा, वेरी ट्रू, फिर वो देखता है आराम से। यस, बिल्कुल सही बात है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की टीचिंग्स की अगर मैं बात करूँ, कौन सी ऐसी 5 टीचिंग्स हैं जो हमें लाइफ में ग्रैटिट्यूड सिखाती है? ओके, वैसे अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है हर टीचिंग, हाँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड वहीं से आया है, वहीं से शुरू हुआ है। उसकी हर टीचिंग में, आई एम नॉट सेइंग कि शुरू हुआ है, शुरू तो बहुत और भी पहले से हो गया है, बट उसकी हर लेसन में, हर टीचिंग में जो है वो ग्रैटिट्यूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि पहला अगर हम बोलें कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर का मतलब ये है कि हैव दैट ग्रैटिट्यूड कि कर्म तो करने लायक हो, कर्म तो कर पा रहे हो। बहुत लोग कर्म भी दे आर डिसेबल और समथिंग लाइक दिस, वो नहीं कर पा रहे। आपको उस कर्म में ग्रैटिट्यूड देना कि आपको ये चांस मिला है, और हो सकता है कोई कर्मा ऐसा हो जिससे आपकी जिंदगी, आपकी पुश्तें, आपके 7 जन्म ठीक हो जाएं। यू नेवर नो कि आपको भगवान ने चुना है वो कर्म करने के लिए, कि जिससे आपके पता, यू नेवर नो ना, उससे क्या सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, क्या मिल जाए, कि सब कुछ हो, लेकिन आपको वो कर्म करना है। तो उस कर्म के प्रति ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक कर्म कर पा रहा हूँ। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, दैट इज वन। सेकेंड हम बोलते हैं कि जो हुआ ठीक है, वो भी अच्छा हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ मतलब कि पास्ट से रेसिस्ट मत कर, पास्ट में ग्रैटिट्यूड फील कर, क्योंकि अगर पास्ट में ये सब नहीं हुआ होता तो ये समझ ना आया होता, है ना। पास्ट में ये सब चीज़ें हुई है तभी तो आज इतने स्ट्रांग होके खड़े हो। आज क्यों किसी से भी लड़ने को तैयार हो, मरने को तैयार हो, अपनी बात पे स्टैंड लेने को तैयार हो, क्योंकि पास्ट में घसीटा गया है हमें, पास्ट में हमारी आवाज़ को दबाया गया है। पास्ट में हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि बॉस ने दबा दिया, रिलेटिव ने दबा दिया, चाचा ताऊ ने आवाज़ बंद करा दी, पापा ने आवाज़ बंद करा दी, एनीथिंग, बॉयफ्रेंड ने आवाज़ बंद करा दी। तो पास्ट में जो कुछ हुआ वो भी अच्छा था। तो हैव दैट ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उसी की वजह से सब कुछ है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, दैट इज थर्ड। कि जो प्रेजेंट में है उसके लिए भी ग्रेटफुल। वाई? बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कि आज जो मैं खाना खा रही हूँ, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं अच्छी स्लीप ले रही हूँ, सब कुछ है। बट अगर मैं एक प्लेट की भी बात करूँ ना, कि आज मेरी प्लेट में जो खाना होता है वो लोगों की सालों की दुआ है, वो लोगों की सालों की दुआ है कि काश भगवान जी, मेरी दुआ है कि मेरी प्लेट में इतना अच्छा खाना हो। आज बहुत लोगों के पास नहीं है। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, चाहे आपके पास कम है चाहे ज़्यादा है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है कि प्रेजेंट बहुत अच्छा है। अब फ्यूचर के लिए मैं रेडी हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ, स्किल्स करने को तैयार हूँ, हार्डवर्क करने को तैयार हूँ, एक्शन लेने को तैयार हूँ, बट प्रेजेंट के लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। देन नेक्स्ट इज कि जो होगा अच्छा होगा, है ना। फ्यूचर के लिए हम बोलते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा का मतलब है वो फेथ रखना कि अच्छा होगा, वो बिलीफ रखना कि अच्छा होगा। आज अगर मैं बीज ये सोच के बोऊंगी कि मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तो बीज ही नहीं डालूंगी कभी। एक किसान जब ज़मीन में बीज डालता है वो क्या सोच के डालता है? वो ये सोच के डालता है कि खराब हो गई तो, ऐसा हो गया तो, कीड़ों ने खा लिया तो, मौसम खराब हो गया तो नहीं। वो ये सोच के डालता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे पैसों में बिकेगी और मैं अपने बच्चों का फीस दे पाऊंगा, मैं किराया दे पाऊंगा, मैं एक नया घर बना पाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं अपना लोन चुका पाऊंगा। इन थॉट के साथ, वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ, वो पूरे उस थॉट के साथ वो सीड डालता है, फिर उसकी केयर करता है, सब कुछ करता है। तो कहते हैं कि तो वो बिलीफ है ना, वो फेथ है कि मेरा जो कुछ भी फ्यूचर में होगा वो बहुत अच्छा होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ कि एक टीचिंग ये कहती है कि ईगो, मतलब एक टीचिंग ये कहती है कि यू आर जस्ट अ मीडियम, आप सिर्फ माध्यम हो, आप इसके अलावा कुछ नहीं हो। तो ईगो मत रखो, ठीक है। ईगो रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो, कर पा रहे हो पा रहा है, हो रहा है, आप सिर्फ एक जरिया हो, चला तो वो रहा है। तो अपने आप में इतना घमंड मत पालो, अपने आप में इतना ईगो मत रखो कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी वजह से लोगों को हेल्प हो रही है, आपकी वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, हम सिर्फ एक माध्यम है। आज मैं बोल रही हूँ या आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करती हूँ, या मेरा कॉन्टेंट अच्छा होता है, मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब आई ऑलवेज से दिस, कोई औकात नहीं है हमारी,
ये तो उसका आशीर्वाद है कि हम थोड़ा अच्छा बोल लेते हैं, थोड़ा याद रहता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कही हुई बात लोगों के दिल तक पहुंचती है, क्योंकि आई बिलीव कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है, राइट? मेरा इंस्टाग्राम का वे भी वही है कि आई बिलीव इन स्मॉल स्मॉल थिंग. मुझे पता है कि मुझे बहुत टफ वर्ड से चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे बड़े बड़े हैवी अक्षरों से चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे आसान भाषा समझ में आती है, मुझे आसान भाषा में समझाना अच्छा लगता है. तो लेकिन मैं एक मीडियम हूँ, तो ये ईगो रख के कोई फ़ायदा नहीं है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ. एंड फिफ्थ टीचिंग इज़ कि दिस शेल टू पास, निकल जाएगा, है ना? तो जब सक्सेस आए और जब फेलियर आए तो स्टेबल रहना सीखो, क्योंकि ये वक्त का पहिया है. जो ऊपर जाएगा वो नीचे ज़रूर आएगा, और जो नीचे है तब तकलीफ होगी, लेकिन नीचे वाला भी ऊपर ज़रूर आएगा. कितना वक्त लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है. तो जब बहुत सक्सेस आए तो बहुत खुश मत हो, और जब बहुत दुख आए, बहुत फेलियर आए तो बहुत दुखी मत हो, क्योंकि ये वक्त का पहिया, ये घूमेगा ज़रूर. तो दीज कैन बी द 5 टीचिंग्स. वंडरफुल. गीता हमें एक्सेप्टेंस सिखाती है. हाँ. वही जहाँ हम लोग हो ओपोनोपोनो की बात करते हैं, हो ओपोनोपोनो प्रेयर कहती है कि अपने को क्लीन करो, चेंज करो. गीता हमें एक्सेप्टेंस सिखा रही है, लेकिन हो ओपोनो हमें रियलिटी चेंज करना सिखा रहा है. ओके, सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्सेप्ट करना और चेंज करना एक ही प्रोसेस के 2 स्टेप हैं. ओके. तो जैसे हम कोई भी चीज़ लाइफ में करते हैं तो उसके प्रोसेसेस होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं. मान लीजिए एक प्रोसेस है, अब होपोनोपोनो एक प्रोसेस है, बट इसके स्टेप्स है ना, पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. या मैनिफेस्टेशन है, प्रोसेस है, आस्क, बिलीव, रिसीव, ग्रैटिट्यूड, एक्शन. करेक्ट? तो एक प्रोसेस के 2 स्टेप हैं, एक्सेप्टेंस एंड चेंज. दैट इज वन. अब लोग गलती कहाँ करते हैं? कहते हैं या तो एक्सेप्ट करेंगे या चेंज करेंगे, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि बिना एक्सेप्ट किए चेंज नहीं किया जा सकता. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरी हेल्थ खराब है, तब तक आप चेंज नहीं ला सकते. आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझे सहायता की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे अब सच में कोई चाहिए, अब बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, तब तक आप चेंज नहीं ला सकते. आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप अच्छी जॉब में नहीं हो, आप और अच्छा डिजर्व करते हो, आपको सैलरी कम मिलती है, ठीक है, तो आप तब तक चेंज नहीं ला सकते. आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक कि मेरे अंदर ये स्किल की कमी है, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, मेरे अंदर एक्शन लेने की कमी है, मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं थोड़ा प्रोकास्टिनेशन करता हूँ, मैं हर चीज़ कल पे टालता हूँ. जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप चेंज नहीं ला सकते. दैट इज़ वन थिंग. नाउ अब ये समझते हैं कि गीता कहती है कि आपका जो मिरर है उस पर धूल है, एक्सेप्ट दैट. हो ओपोनोपोनो कहता है मान लिया, धूल हटाओ, अब चलो अब धूल को क्लीन करते हैं. एज सिंपल एज दैट. तो एक्सेप्ट करना कि अगेन कि जब तक आप आप मान ही नहीं रहे धूल है, आप बोल रहे हो कि शीशा खराब है या मेरी आंखें खराब है, या मेरी आंखें खराब है या शीशा खराब है, आप किसी ना किसी उसमें फंसे हो. तो गीता ये कहती है कि एक्सेप्ट कि आपके शीशे पे धूल है, और हो ओपोनोपोनो कहता है कि मान लिया, आप एक्सेप्ट कर लिया, चलो अब इसको क्लीन करते हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है. तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपको कोई चैलेंजेस हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपको कोई फियर है, कुछ तो है जो डरा रहा है लाइफ में, कुछ तो है जो ग्रोथ रोक रहा है, कोई तो ट्रॉमाज हैं, कोई तो पैटर्न्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, तो मेरा माथा ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. कोई तो तकलीफ है, कोई तो ऐसा ट्रॉमा आपके अंदर है, या आपको चाइल्डहुड हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ तो ऐसा है. तो वो आपको पहले समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है. जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपका धीरे धीरे गिल्ट डिजॉल्व होने लगता है. जब गिल्ट डिजॉल्व होने लगता है तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगती है. जब अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने लगती है लाइफ में, और जब क्लैरिटी आने लगती है तो लाइफ में ग्रोथ होने लगती है. कई बार है ना, लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसमें 2 चीज़ होती है. एक एक्सेप्ट करते हैं ना चेंज होने के लिए, एक एक्सेप्ट करते हैं चेंज होने के लिए. जैसे आपने कहा कि एक्सेप्ट करो, वहाँ अवेयरनेस आ गया, मुझे चेंज होना है. एक होता है कि भाई 40 साल से इसी आदमी के साथ हूँ, मुझे अब इसी के साथ ही रहना है. वो एक्सेप्टेंस हो गई कि भाई ये बदल नहीं सकता ना, मैंने बदलना है. करेक्ट. वही स्लीप डाइवोर्स, साइलेंट डाइवोर्स. एक एक्सेप्टेंस ये आ चुकी है कि मुझे चेंज नहीं हो रहा ना, मुझे इसे करना है. करेक्ट. कि मेरी लाइफ जैसी चल रही है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, भैया ऐसी ही चलनी है. एक होता है एक्सेप्ट की ये वाली चीज़ कि भाई अब मैं ये और नहीं बर्दाश्त हो सकता, अब मुझे कुछ और करना है. तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों पे डिफरेंस होता है माइंडसेट का, कि लोग आप क्या चाहते हो ये आप डिसाइड करो. बिल्कुल. ओके. तो ठीक है, बहुत सारे लोग ना हर छोटी छोटी चीज़ को ना यूनिवर्सल साइन मान लेते हैं. हाँ. कि यूनिवर्स की गाइडेंस है.
कैसे मुझे पता चलेगा ये एक्चुअल में उसकी गाइडेंस है या ये मेरा सेल्फ डिल्यूजन है कि भाई मैं अपने ही सपनों में हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैंने ये मान लिया कि हाँ ये यूनिवर्स का साइन है? मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँगी? ओके बहुत लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग तो मैंने आज की तारीख में ऐसे भी देखे हर चीज़ को साइन मान रहे हैं। तो मैसेज आता है तो समझ में नहीं आता, मैम मुझे 1-1 दिखा, अच्छा ठीक है, मैम मुझे 2-2 दिखा, अच्छा ठीक है, मैम 4-4 दिखा, अच्छा ठीक है। उनको मतलब मैम आज ये हुआ, आज ये हुआ, हर चीज़ को साइन समझा हुआ। बहुत सिंपल, जहाँ आपको क्लैरिटी है वो रियल Clarity साइन मतलब है। किस चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल, आप रेड लाइट पे जाते हो, हाँ। आपको पता है रेड का मतलब रुकना है, ग्रीन का मतलब चलना है। आपको अगर ये क्लैरिटी है कि ये साइन है, रेड का साइन का जवाब आपको पता है, रेड साइन का मतलब रुकना और ग्रीन का मतलब चलना, ये आपको क्लैरिटी है, वहां आपको क्लियर, ये होते हैं क्लियर साइंस। लेकिन अगर आप येलो पे एक्सीलेटर देने बैठ गए कि ये भी साइन है कि ग्रीन होने वाली है तो वो गड़बड़ है। वहां फिर गाड़ी जाएगी, रेड लाइट टूटेगी और आपका एक्सीडेंट होगा। आपको वो कंफ्यूजिंग स्टेट है, हमें वो समझना है कि कंफ्यूजिंग स्टेट में हमें नहीं जाना, हमें वो क्लियर साइन समझना है। हर चीज़ में साइन नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपको किसी चीज़ का सिग्नल मिल रहा है, जब वो सिग्नल मिलता है, आप कैसा फील करते हो? आप एंशियस फील करते हो, डाउट फील करते हो, फियर फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके क्लियर इमोशंस हैं कि मैं एक्साइट, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर कंफ्यूजिंग स्टेट है, फिर रहने दो, समझने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ने मुझे मैसेज किया कि आज मेरे बालकनी में ना एक पंख मिला है कबूतर का। मोर का भी नहीं, कबूतर का। वही तो, मैं क्या बोलूं, चला इसका कोई तो मतलब होगा। मैं मतलब व्हाट टू से। हर चीज में चुपचाप जाके काम करो। मेरा ये तो चुपचाप जाके काम कर लो। हर चीज में कितना आप साइन, हर लोगों ने अब जितना पढ़ लिया है, हाँ। इंस्टा देख ले सब कुछ, उन्हें हर चीज में लगता है साइन है, हर चीज में साइन है। अगर आप उस साइन को ही देख के कंफ्यूज स्टेट में हो कि आपको पता ही नहीं क्या हुआ है, तो रहने दो ना। फिर जब वो होना होगा, जब उसकी कोई चीज होनी होगी तो हो जाएगी। आपको पहले से क्यों जानना है? एक तरफ आप बोलते हो सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, तो फिर लिखा रहना, तो जब घटेगा तो जी लेना उसे। पहले से सब कुछ जानना है, पहले से हाथ दिखाना है, पहले से ज्योतिष के पास जाना, क्यों जाना है? एंड ब्यूटिफुल पार्ट, व्हेन यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, देन व्हाई टू आस्क कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? करेक्ट। यू नो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, देन डजंट मैटर कि फिर किसका पंख पड़ा हुआ है। मुझे आज काम पे जाना है, पॉडकास्ट करना है, घर जाके मुझे अपना बच्चा देखना है, सिंपल। तो जब हम और वही वाली बात कि जब आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो ना उसको लेके, लेकिन जब आपको कोई क्लियर सिग्नल मिलता है, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, और आज आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आप उठे हो, तो आप एक बहुत अच्छे स्टेट में उठे हो, एंड बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट। आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, आपको बॉस का कॉल आ गया, आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड देन जाते ही आपने बोला कि आपको ये सुनने को मिला कि आज बॉस का मूड बहुत अच्छा है, तो दैट इज अ सिग्नल, दैट्स अ सिग्नल। एक सिग्नल मिल गया कि अच्छा बॉस खुश है और मैं रेडी हूँ, ठीक है, नाउ आई विल बैंग ऑन। तो आपकी वो एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, ये सिग्नल आपको मिल गया। तो ऐसे छोटे छोटे आपको सिग्नल मिलते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और आजकल जो लोग खोए हुए हैं, वो 1-1 क्या कह रहा है, 2-2 क्या कह रहा है, 4-4 क्या कह रहा है, Exactly. पंख का क्या रहा है, रुमाल क्या कह रहा है, तो फिर मुश्किल है। राइट। तो साइंस मिलते हैं, बट आपको वो समझना है कि रेड पे कहाँ जाना है, रेड पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। ये क्लियर सिग्नल्स हैं। ये आपको समझ, और ये मैच्योरिटी से, क्लिनजिंग से, हीलिंग से धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। और मैंने कहा ना, हर चीज़ में गट फीलिंग काम करती है। आपको पता होता है क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, आपको पता होता है कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। गट फीलिंग आपकी बहुत काम करती है। ओके। अब मैं आपसे चाहती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं। मैं आपको सिचुएशन दूंगी। जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले किया था कि एक Okay. रिलेशनशिप को लेकर के उसे कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं, Okay. उस पर हमने बात की थी। अभी बहुत सारे लोग कहते भी है ना कि जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर होते हो, आप होपोनोपोनो जब प्रेयर आप करते हो, अपने ट्रॉमास को हील करते हो, तो मैनिफेस्टेशन की जो ग्रोथ है वो आपकी 10x स्पीड हो जाती है। तो ये मैंने सुना था और आई थिंक ये करेक्ट भी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग जो है अपने उन ट्रॉमास को समझे, जो कि हमने इस पॉडकास्ट में बात भी की है। एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा ना कि बचपन में आपकी क्या क्या प्रॉब्लम घटित हुई है, ये आपको भी नहीं पता है। तो यही सिचुएशन है, जैसे टीनेज के जो बच्चे होते हैं, उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशन इस टाइम पे थोड़ा अलग, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं।
पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसी एज में वो बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें अपना। अब ऐसे में पेरेंट्स कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्या ये होपनोपोनो वहाँ भी यूज़फुल होगा? हाँ, अगर होगा तो उन्हें एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोलने हैं? ओके। सो बेसिकली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वापस से आप बैठे, आपने अपनी आइज़ क्लोज की, अपना हाथ दिल पे रखा और अपना पूरा कंसंट्रेशन आप अपने हार्ट पर लेकर आए। आपने अच्छे से डीप ब्रीथ किया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटेंशन सेट करनी है। हम जब भी होओपोनोपोनो करते हैं, हम इंटेंशन सेट करते हैं कि किसके लिए करना है। हेल्थ के लिए करना है, रिलेशनशिप के लिए करना है, मनी के लिए करना है, या सिचुएशंस के लिए करना है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने के लिए करना है, कंसीव करने के लिए करना है, किसके लिए करना है। तो सबसे पहले बैठ के आप अपनी इंटेंशन सेट करेंगे कि किस लिए करना है। आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। आपको क्या देखना है, आपको अपने बच्चे का बचपन देखना है। इट कैन बी द सेम एज जो है, आप उसको वो देख सकते हो, या आप उसको और थोड़ा छोटा देख सकते हो, 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 6 ईयर्स का आप देख सकते हो। आप उसको सामने देख रहे हैं, आप उसे सामने देख के क्या बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी एनर्जी तुम्हारे साथ ठीक करने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप और गहरा और ब्यूटीफुल करने के लिए। तो आज मैं ये प्रैक्टिस करके अपनी सारी रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस हैं उनको हटा के मैं एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड बनाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, जिस बच्चे को आप इमेजिन कर रहे हैं, अपने ही बच्चे का छोटा वर्जन, या आप वो टीनेजर वर्जन भी आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आप फ्रेजेस स्टार्ट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आज हमारे रिलेशनशिप में अगर दरार है या गहराई नहीं है तो उसका कारण कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आई एम सॉरी कि मैं समझ नहीं पाई कि कौन सी सिचुएशन में क्या कैसे करना चाहिए था, और इसकी वजह से मैं 100% इसकी जिम्मेदार हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो कि जब मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा संभालना था तब मैंने नहीं संभाला। प्लीज़ फॉरगिव मी कि जब मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करना था मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि तुम पे विश्वास करने की बजाय मैंने पड़ोसियों की बातों पे या रिलेटिव्स की बातों पे विश्वास किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि तुम जब जब मेरे पास आए मैंने टाइम ना होने का बहाना लेकर या बिज़ी होने की बात कहकर तुम्हें इग्नोर किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि तुमने जब भी अपनी ख्वाहिश मुझसे कहनी चाही मैंने उसे पैसों का बहाना दे के, या टाइम नहीं है, या चैलेंज है हम नहीं खरीद सकते कह के साइड किया। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि ये बदला जा सकता है। थैंक यू मुझे एहसास दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि आज भी इस पे काम करके रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल और गहरा हो सकता है। आई लव यू, मैं रेडी हूँ वापस से इस पे मेहनत करने के लिए। आई लव यू, मैं रेडी हूँ इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और डीप बनाने के लिए। आई लव यू, मैं पूरे दिल से ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि अब जो भी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप में होगा उससे हमारा रिलेशनशिप और डीप होगा। एंड आई लव यू, थैंक यू फॉर दिस स्टेट कि अब मुझे तुम हर बात में समझ पा रहे हो और मैं तुम्हें हर बात में समझ पा रही हूँ। ये बोल के आप अपने बच्चे को गले लगाइए, स्माइल कीजिए और हाथों में हाथ डाल के अपने ही विजुअलाइजेशन में आइसक्रीम खाने या गुब्बारे लेने चले जाइए। और उसके बाद आप स्माइल कीजिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए, दोबारा लीजिए और अपनी आइज़ ओपन कीजिए। और ये कहने के बाद, मैं शायद ये लास्ट टाइम भी बोलना भूल गई, जब आपने ये कर लिया इसके बाद आप 108 बार सिर्फ रिपीट कीजिए। जो हम लास्ट टाइम भी, हाँ लास्ट टाइम भी मैं ये बोलना भूल गई। तो जब हमने वो प्रैक्टिस किया तो ये लाइन आप उसमें भी ऐड कर सकते हो कि जब आपने ये प्रैक्टिस कर लिया इसके बाद आप बस आंख बंद करके रोज इसको चैंट करते जाइए। 108 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप कॉन्टिन्यूएशन में कर सकते हैं। सेम इमोशन आपको हर बार लेकिन क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? नहीं, आपने वो एक बार सेट कर लिया, आपने इंटेंशन एक बार सेट कर लिया, आप सिर्फ आपको चैंट करना है। ओके, आपको वो इमोशन दिल से सेट हर दिन अगर करना है तो फिर हर दिन मुझे पहले इंटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सिर्फ इंटेंशन सेट करनी है, उसके बाद सिर्फ रिपीटेशन है। लोग कई बार क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है हर बार आई एम सॉरी बोल के मुझे वो लाइन बोलनी है, हर बार मुझे प्लीज फॉरगिव मी बोल के मुझे वो लाइन बोलनी है। आप इंटेंशन सिर्फ एक बार सेट कीजिए। अगर मैंने नेक्स्ट डे बोला, मतलब अगर किसी ने नेक्स्ट डे बोला है तो दोबारा उसे इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि हम उसी के लिए कर रहे हैं ना।
ओके, हर दिन इंटेंशन सेट करनी है, फिर उसको 108 तक वही चैंट करना है, वो यस करेक्ट, कि वो इंटेंशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान के सामने कोई प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे का एग्जाम निकलवा देना, मेरे बच्चे की शादी करा देना, ये करा देना, ये करते हम एक बार है, उसके बाद तो हम पूरी आरती गा जाते हैं ना, उसके बाद तो हम सिर्फ आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, हर टाइम वो रिपीट नहीं कर रहे होते। बस हम जब सबसे पहले जाते हैं भगवान जी के पास, तब सब हाथ जोड़ के हम एक बार बोलते हैं कि आज जो मैं आई हूँ वो मेरे बेटे की शादी करा देना, मेरे बेटे का एग्जाम क्लियर करा देना, उसके 10th में अच्छे एग्जाम्स करा दें। एक ही बार इंटेंशन सेट करते हैं, उसके बाद तो लोग कई बार वो इसलिए भी उनको थकान लगती है कि रोज रोज कौन करे, कैसे करे, बट जब भी आप करने बैठो बस एक बार इंटेंशन सेट करो और फिर 108 बार। कितने दिन तक? जब तक ना हो जाए तब। जब तक ना हो जाए। इसमें कितना टाइम लगता है? महीने भर, 2 महीने, 3 महीने? जैसे हर इंसान, नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये बोलती हूँ लाइफ में कुछ भी चाहिए ना मिल जाए, जब तक लगे रहो तब तक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हार माननी है? मुझे आज कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा जब तक मैं मानूंगी नहीं। आपने कैसे मान ली? अगर आपका रिलेशनशिप इतना ख़राब है, आपके बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके पास पैसे नहीं है, आपके मनी चैलेंजेस बहुत है, कैसे हार मान ली? करो ना फिर। एक रेमेडी मिल रही है जिसको करने से बहुत कुछ बदल सकता है, ना करने से कोई नुकसान नहीं है, करने से भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुफ्त की है, फ्री की है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। होओपोनोपोनो बिलीफ बेस्ड नहीं है। होओपोनोपोनो एक्सपीरियंस बेस्ड है। किसी ने एक्सपीरियंस करी, उसने अपने पेशेंट्स पे करी, वो सक्सेसफुल हो गए, वार्ड बंद हो गया, लोगों ने प्रैक्टिस करी, लोगों को रिजल्ट्स मिल गए। कीजिए ना फिर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंटेंशन सेट करने के बाद आप इसे कर सकते हो। अब कुछ लोगों को बहुत सारे एरियाज में चैलेंजेस हैं, तो आप हर दिन अलग इंटेंशन सेट करके कर लो। आज आप मनी के लिए कर लो, कल आप हेल्थ के लिए कर लो, परसों रिलेशनशिप के लिए कर लो, फिर आप मनी के लिए कर लो, हेल्थ के लिए कर लो, रिलेशनशिप के लिए कर लो। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है, मनी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मनी के लिए करो लग के। लेकिन इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अब मैं नहीं बोल रही, लोग डर भी जाते हैं कि कब तक करना है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप 108 बार 45 डेज तक आप इसको कर लो, 21 डेज तक आप इसको कर लो। आपको लगता है 21 बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो आप 21 डेज से स्टार्ट करो, बट आपको लग रहा है 21 भी ज़्यादा है, मैं बोलती हूँ 7 से शुरू करो। जैसे मेरे लिए पर्सनल लेवल पे 21 45 डेज कुछ नहीं चलता, तो मैं छोटे छोटे चलती हूँ, पहले 7, फिर 7 को सेलिब्रेट करती हूँ, फिर मैं अगले 7, फिर 7 को सेलिब्रेट करती हूँ, तो मैं 21 डेज हो गए। दिस वर्क्स फॉर मी। तो आपके लिए अगर ये काम करता है तो कर सकते हो। सुबह कीजिए बिकॉज आपका दिन शुरू होने वाला है, रात को सोने से पहले कीजिए ताकि आप उस मेंटल स्टेट में सो जाके, आप उस थॉट्स में सो जाके, आप उस इमोशंस में सो जाके कर लो। दिन में भी टाइम मिले तो कर लो, गाड़ी में जाते हुए, मेट्रो में जाते हुए कर लो, बट जब आप उसको स्टेट में रह के करोगे तो फोकस ज़्यादा होगा। ओके, करियर चेंज करना है तब उसमें क्या वर्ड्स बोले हम लोग ये फ्रेजेस यूज़ करते हुए? अगर किसी को बहुत टाइम से एक ही जॉब में स्टक है, अब उसे करियर चेंज करने में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। करियर चेंज या जॉब चेंज? करियर भी है, जॉब भी, अच्छा, दोनों के कुछ लिए भी सेम होगा? हाँ सेम कर सकते हैं, सेम। वो एक आध वर्ड का ही हेर फेर होगा, बट वो कर सकते हैं। जैसे करियर में होता है ना, पेरेंट्स के उसमें था, कर लिया था, लेकिन अब अपना भी कुछ स्टार्ट करना है। तो ये भी होता है कि जैसे जॉब से एकदम बिजनेस करना है, या फिर किसी जॉब को आप बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन अब आपको स्विच करना है, कोई ड्रीम जॉब करना है, तो इसके लिए मैं ये कैसे प्रेयर यूज कर सकती हूँ? तो उसके लिए हम सेम वापस से आइज क्लोज करेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखेंगे और इंटेंशन सेट करेंगे। इंटेंशन सेट जब हम करेंगे तब हम अपने आप को उस जॉब में देखेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हम हैं। अब उस जॉब में हम खड़े हुए अपने आप को देखेंगे और हम वो सारे चैलेंजेस देखेंगे जो चल रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? बॉस ने फटकार लगाई। चैलेंज क्या है? सैलरी नहीं बढ़ रही। चैलेंज क्या है? कलीग्स भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। चैलेंज क्या है? कोई मेरे से प्यार से बात नहीं करता। ठीक है। चैलेंज क्या है कि मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी वजह से मुझे नई जॉब नहीं मिल रही। तो ये सब कुछ आपने देख लिया। अब आप उस वर्जन को बोलोगे, आई एम रेडी टू चेंज, थैंक यू, आई एम रेडी टू चेंज, थैंक यू, मेरी एनर्जीज यहाँ से बदलने वाली हैं। और इसके बाद आप चैंटिंग शुरू करोगे, आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आज मैं जिस भी जॉब में हूँ, जो भी मेरी सिचुएशन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों जिम्मेदार हूँ? कुछ तो कांड किया होगा कि बॉस चिल्ला रहा है, पागल तो नहीं है ना? क्यों आपके जो कलीग्स आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, कुछ तो आपने किया होगा, आपने रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, या आपने उनकी बातों को लाइटली लिया होगा, या आपने सरकाज़म पास किया होगा, किसी पे कमेंट पास किया होगा, तो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ग्रोथ नहीं मिल रही तो आपने उतना मेहनत नहीं करी होगी। तो आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी मेरी कंडीशन है आज, वो मेरी वजह से है। आई एम सॉरी कि मैंने इन सारी सिचुएशंस पे नहीं समझ पाया कि कैसे रिएक्ट करना था, कैसे नहीं करना था। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अपनी स्किल्स पे काम नहीं करा।
प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने खुद पे काम नहीं करा, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने उतनी मेहनत नहीं करी जितने प्रोजेक्ट सबमिट करने में चाहिए थी, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने अपनी जॉब को बहुत लाइटली लिया, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने अपने कलीग्स को बहुत लाइटली लिया, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने अपने बॉस को नज़रअंदाज किया या उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी और मैंने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने अपनी जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि ये सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में हैं। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मैं खुद पे काम करके इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। थैंक यू मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँगा। थैंक यू मैं अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करूँगा। थैंक यू मैं एक्शन लूँगा, मुझे नया रिज्यूमे बनाना है, 4 जगह जाके इंटरव्यू देना है, ये एक्शन पार्ट है। थैंक यू मैं करूँगा। आई लव यू अब मैं रेडी हूँ, सो मच ग्रैटिट्यूड कि अब मेरी लाइफ में जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। आई लव यू मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। आई लव यू मैं अपनी जॉब में बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, सैलरी बढ़ गई, जॉब चेंज हो गई है, बॉस बहुत अच्छा मिल गया, कलीग्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई लव यू बिकॉज अब जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो स्टेबल आ रहा है और ग्रोथ के साथ आ रहा है। सो थैंक यू। फिर आप वापस से उस पर्सन को हग कीजिए, उसके बाद अपनी आइज़ ओपन कीजिए और स्माइल कीजिए और उसके बाद आप 108 बार चैंट करना शुरू कीजिए। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन, इसी प्रेयर को हम लोग अपनी मतलब प्रैक्टिकली डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सुबह का डेली 2 से 3 मिनट निकालिए, है ना। अगर आपको पता है कि किस चैलेंज के लिए करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि किस चैलेंज के लिए करना है, आपको जनरल हीलिंग करनी है, आपको मेंटल पीस के लिए करनी है, तो आप रोज़ सुबह उठ के इसे 2 से 3 मिनट निकालिए कीजिए, या 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के डेली आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। दैट इज़ वन। सेकेंड, जब आप सोने जाते हो तब आप कर सकते हो इस प्रेयर को, सेम चीज़ के लिए जो आपने सुबह इंटेंशन सेट करी थी। इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी फाइनेंसेस, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग। थर्ड, आप कब कर सकते हो? जब भी आपको ट्रिगर आए, जब आपको लाइफ में ट्रिगर आए, दिन में ट्रिगर आए, ऑफिस में ट्रिगर आया, सासू माँ ने कुछ बोल दिया तब ट्रिगर आया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, 5 मिनट निकालो, चाहे वॉशरूम जाओ, कहीं भी जाओ, चुपचाप जाओ, आंखें बंद करो, बेडरूम में जाओ, किचन में जाओ, कहीं भी जहाँ जगह मिले, बालकनी में जाओ और जाके आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको वहीं के वहीं रिलीज उसको वहीं के वहीं रिलीज कर दो। जब आपको स्टोर मत होने दो। यस, आप उसको एक टाइम पे और क्या कर सकते हो, जब भी आप सोने जा रहे हो आप अपने पूरे दिन का मूवमेंट याद करो। उस मोमेंट में कौन सी ऐसी चीज हुई इस पूरे दिन में जिसने आपको हर्ट किया, तब कर सकते हो। उस पूरे दिन में जो भी आपको हर्ट किया हो, कोई इंसिडेंट हर्ट किया, कोई इंसान हर्ट किया, तो उसे वहीं का वहीं ख़त्म करो और सो जाओ जाके। तो इस तरीके से आप इस प्रेयर को अपनी लाइफ में ला सकते हो, डेली लाइफ में। अमेजिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल एपिसोड है और आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा ये एपिसोड। हमने हर एस्पेक्ट पे बात की है और क्योंकि जब आप होपनोपनो की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वर्ड्स क्या होने चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कुछ का कुछ आप ना कर दें। तो ये बहुत क्लियरली लोगों को समझ में, आप एक्सप्लेन बहुत ब्यूटीफुली करती है। ये तो जैसे आपने कहा था ना कि मुझे सिंपल भाषा समझ में आती है, सिंपल वे में ही मैं समझा पाती हूँ। अब मैं भी सिंपल वे में ही समझ पाती हूँ, मेरी ऑडियंस भी सिंपल में ही समझ पाती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और ठीक है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने दिल से सुना, आपकी ऑडियंस मुझे इतने प्यार से सुनेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।